ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की ये वीडियो पार्ट रहने वाली है चैप्टर नंबर 1। और यहाँ पर मैं बात करूँ सुपर 50 के क्लासेस की। ये आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जा रही हैं जो भी सुपर 50 में करवाई जा रही हैं। आज का रहने वाला है रमेश सिंह 12th एडिशन का पहला चैप्टर। टोटल हम 7 चैप्टर करवाएंगे जिसमें कि यूपीएससी प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप 2021 के लिए दें, 2022 के लिए या 2023 के लिए। 2021 में सिर्फ मैं ऐड करूंगा यहाँ पर करंट अफेयर, बाकी सभी स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी आप 12th की पढ़ें। अब 12th में करना क्या है, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ बस सिर्फ आपको मैच कर लेना है अपनी एनसीईआरटी। और कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी हो और आप सिर्फ ये स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं अच्छे से रिफाइन करके आपको बताऊंगा। बट उसके साथ साथ एनसीईआरटी में सेम टॉपिक को आपने मेंशन या रेफर कर लेना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लगे कि हाँ मैंने एनसीईआरटी भी कर लिया और अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस लेवल तक। और आज की इस पूरी वीडियो में जानने वाले क्या क्या हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम, वॉशिंगटन कंसेंसस, सैंटियागो, नेशनल इनकम, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीवीए के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ टॉपिक दिए गए हैं बट इसके साथ साथ बहुत सारी प्रीलिम्स की चीज़ें हम जानने वाले हैं कि जीडीपी हमेशा बड़ी रहती है, जीवीए हमेशा छोटा रहता है, ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बहुत सारे प्रीलिम्स के फैक्ट यहाँ पर छुपे हुए हैं। और रमेश सिंह ऐसा नहीं है कि हम सभी चैप्टर करा रहे हैं। रमेश सिंह में कम से कम 30 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर हमारे काम के हैं और उन 7 चैप्टर में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। बट ये हम इंश्योर करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन यहाँ से आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर हो जाएगा। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप @PR पब्लिकेशन। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेंबर हमसे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है, डेली के बेसिस पर आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन हम पूछते हैं। प्रीवियस ईयर अभी तो हम 2020 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके साथ करंट बेस्ड भी आपको होते हैं और लाइव आंसर इवेल्युएशन भी होता है। बट उसके साथ साथ आप हमारे यूपीएससी के पेड क्वालिटी कंटेंट जो हैं वो ले सकते हैं। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ में। द हिंदू के पूरे 1 साल तक यानी कि पूरे 2 साल के यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे करंट बेसिस पे और पिछले 2020 से भी, डेट वाइज और मंथ वाइज। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th जिस्ट आपको मिलेगी पीआर पब्लिकेशन की, चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग होगी। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी बनाई हुई है, चैप्टर वाइज हैं, क्लास वाइज हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये क्लासेज आपको अभी दिखाई दे रही हैं वो सुपर 50 की क्लासेज हैं। ऐसे ही हम जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी सुपर 50 के बैच हमारे चल रहे हैं, आप ये एडवांस कोर्स भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पे 7505134891 जो इस नंबर पे है आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेड प्लान्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखिए, आपको हर एक पेज के मैंने हाईलाइट करके बताए हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो कि आप पूरी लाइन ये सब नहीं करना है। अगर आपने 12th एडिशन परचेज कर ली है, सुपर 50 के मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने ऑलरेडी परचेज की हुई है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर पूरी बुक का ही पीडीएफ से पढ़ाया कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स में हमें समझना क्या है। सबसे पहले अभी के बेसिस पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो उसकी एप्लीकेशन डेली के बेसिस पर पता होनी चाहिए कि यार इकोनॉमिक्स क्या है, वो तो सबको पता है। बट उसकी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन जब हम यूज़ करना समझ जाएंगे, जैसे महंगाई है और महंगाई नहीं भी होती है तो उसके कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, वो होता है एक्चुअल में अगर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करनी है तो। अब मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी कि हम ह्यूमन होते हैं, जितनी भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है। बहुत सिंपल है यार। इकोनॉमिक्स क्या है कि आप हो, आपके दोस्त हैं, कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व हो रहा है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसी के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की बात नहीं है। जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ बेसिक लेवल से तो अच्छे से समझो इकोनॉमिक्स है क्या। बहुत सिंपल, आप लोग क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, मोल तोल हो रहा है, भाव हो रहा है, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसी के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा मैं इसमें आपको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। पूरे जो जो काम का है सिर्फ वही आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो जैसा मैंने बोला,
अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सीधी सी बात है, आदमी है, एक आदमी दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, पैसा या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है तो उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाती है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझते हैं, जहाँ पर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल कवर नहीं करूँगा बल्कि बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स स्टडीज़, इकोनॉमिक्स के बारे में या क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स हाउ इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल यानी कि आप, फर्म्स कोई कंपनी जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी, सरकार यानी कि भारत सरकार, एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO भी हो सकती है, IMF भी हो सकती है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन विद इन अवर सोसाइटी मेक चॉइसेस, वो कोई चॉइसेस क्रिएट करेंगे या कोई एक्शन लेंगे, एंड हाउ दी चॉइसेस डिटरमाइन ए सोसाइटी यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। इन सभी लोग इंडिविजुअल हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी चॉइसेस बना रहे हैं। उनका कहने का मतलब, सरकार के एक एग्जांपल ले लेता हूं, सरकार ने ये चॉइस बनाई कि वो सड़क बनाएगी, ठीक हो गया। सड़क के बेसिस वो पैसा देगी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर लाएगा अपना बुलडोजर और बुलडोजर बना देगा रोड। तो यहाँ पर उसके बेसिस पर हम अपने रिसोर्सेज, अब यहाँ पर अपनी चॉइसेस के बेसिस पर अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो यही पूरा इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, पूरी हर चीज, इंडिविजुअल, सोसाइटी क्या कर रहा है, कुछ चॉइसेस बनाती हैं और चॉइसेस के बेसिस पर सोसाइटी उन रिसोर्सेज का यूज करती है, ठीक है। अब बात आती है, इतना सब समझ गए, इकोनॉमिक्स के बारे में समझ गए। अब दूसरी हेडिंग है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, दो बुक हैं आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैंने जो बोला कि ये सुपर 5th की क्लास है, तो उसमें कोई एडिटेड वर्जन नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन क्लास होती है, जैसे सर पढ़ाते हैं, बीच में कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, आपसे बातें होती हैं, तो पूरा अच्छे से रिलैक्स माइंड से। तो इसलिए ये दूसरा चैनल, नहीं तो ये PR पब्लिकेशन में जाती है वीडियोस, इसलिए ये नॉन एडिटेड है, इस पर कोई रिफाइन करके नहीं बताया गया है। जो चीज़ चल रही है इंजॉय करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में पॉज करो, प्ले करो, आपकी मर्जी है, आराम से इंजॉय करो और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। नाउ अब बात आते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। होता क्या है, ग्रेट डिप्रेशन आता है ड्यूरिंग 1930s। मैं अभी कुछ टर्म्स में पूरा जो डिटेल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इन टर्म्स को हम जो है एडवांस में मेंस के बेसिस पर पढ़ेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। एक तरह से ग्रेट डिप्रेशन 1930 के दौरान आता है, और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी ग्रेट रिसेशन में चली जाती है। 1930 वो समय है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे पास कब्जा किए हुए है कौन, ब्रिटिशर्स, और USA की इकोनॉमी डामाडोल है, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी डामाडोल है। तो उस समय दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं हमारे पास, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब उस समय की बात है 1930 के बाद, हमारे जॉन मेनार्ड कीनीज जो हैं, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सबसे पहले ये टर्म प्रीलिम्स के लिए याद कर लो, हु वॉज और इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीनीज। अब इन्होंने अपना एक काम किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, और इन्होंने इसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रीलिम्स के लिए जानना है कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी। इनका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ओके, अब मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि एक माइक्रो और मैक्रो चीज़ें होती क्या हैं, और उससे भी सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जो माइक्रो होती है वो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है, ठीक है। यानी कि आपको इकोनॉमी समझनी है तो माइक्रो जो होती है बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलती है, ठीक है। और जो मैक्रो होती है उसमें टॉप डाउन अप्रोच आपको करनी पड़ती है इकोनॉमी को समझने के लिए। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे, कोई आप दुकान से टॉफ़ी खरीद रहे हो, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब मैं उदाहरण दूंगा। तो माइक्रो मतलब बॉटम अप अप्रोच हम अपनाएंगे जब इकोनॉमी को समझना है। इंडिविजुअल लेवल कोई टॉफ़ी खरीद रहा है, इससे ऊपर ऊपर को जो भी चीज़ें होंगी, जैसे बॉटम टॉप अप्रोच जिसे कहते हैं, मतलब पहले इंडिविजुअल लेवल को हम मॉनिटर करेंगे, उसके बाद ऊपर ऊपर लेवल की, और इसके बेसिस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे समझ पाएंगे।
मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कोई सरकार है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, सबसे पहले हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्रीलिम्स के लिए ये आएगा कि माइक्रो को एनालाइज करने के लिए आपको बॉटम अप अप्रोच चाहिए होगी या टॉप टू डाउन अप्रोच। तो आपका आंसर होगा माइक्रो के लिए बॉटम अप अप्रोच हमें चाहिए होगी और मैक्रो के लिए टॉप डाउन अप्रोच चाहिए होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब माइक्रो का मतलब थोड़ा सा और मैं जो है आगे इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। माइक्रो में क्या होता है, कंज्यूमर जो भी चॉइसेस बनाता है ना, कंज्यूमर ने टॉफ़ी खरीदी, कोई भी छोटी चीज़ है, तो माइक्रो से आप समझ सकते हो। यानी कि माइक्रो में एग्जांपल आएंगे कि एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी कितना पैसा कमाता है। वहीं मैक्रो में क्या होता है, पूरी बड़ी बड़ी चीज़ें बात की जाती हैं, जैसे महंगाई के बारे में बात, ग्रोथ की बात। अब आम आदमी के बेसिस पर थोड़ी ना पता चलेंगी, है ना, कि महंगाई कितनी है। ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पर जब भी हम बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और जब इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इनके बारे में बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स के लिए अगर आएगा, इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो आपका आंसर होगा यस, इंटरडिपेंडेंट हैं। अब आप कहेंगे यार माइक्रो और मैक्रो इंटरडिपेंडेंट कैसे हो गई। मैं बहुत सिंपल सा यहाँ पर आपको बात बताता हूँ। जैसे सपोज मान के चलो एक कंज्यूमर कुछ पैसा कमा रहा है, तो कंज्यूमर ने क्या खरीदा, कुछ बात करो, कुछ आलू खरीदे या सेब खरीदा। सेब हो गए हैं महंगे, महंगे मतलब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोई मैक्रो इफेक्ट, जैसे महंगाई की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, महंगाई मतलब जिसे मास लेवल पे समझा जा रहा है, तो मैक्रो इफेक्ट है। और उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, एट द एंड माइक्रो इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उस इंडिविजुअल को ही तो महंगाई का इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कह रहे हो महंगाई है, और महंगाई एक मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, जीडीपी है, ये बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। अब इन्हीं के बेसिस पर सिंपल सी बात है यार, महंगाई आ रही है, एट द एंड किसको इम्पैक्ट कर रही है, आपको इम्पैक्ट कर रही है। आपने जो पैसा कमाया, आपके पैसे पे तो इम्पैक्ट पड़े ना। जो पहले आप जो आलू है 1 kg आप 10 रुपए के ले रहे थे, आप वही 1 किलो के आलू आप 20 रुपए में ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इफेक्ट ने इम्पैक्ट किया माइक्रो इफेक्ट को, और ये इंटरडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और क्या पढ़ाना है आपको, बस ठीक है। अभी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस समझ लिया। तो माइक्रो का मतलब छोटा जिसे बोलते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे जब आप पैसे अर्न करते हो, कहीं पर खर्चा करते हो, वो माइक्रो लेवल पर पढ़ते हैं। मैक्रो लेवल पर आप क्या पढ़ोगे, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। अब प्रीलिम्स के लिए एक और टर्म पढ़ लीजिए, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स माइक्रो और मैक्रो के दूसरा साथ हट के एक टर्म है इकोनोमेट्रिक्स, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, बहुत सिंपल है इसको जानना। जब हम कोई न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए, तो इसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। होता है ना मैट्रिक्स, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप लगा लो मैट्रिक्स, अगर जिसकी 12th में होगी मैथ्स होगी, तो एक चैप्टर था मैट्रिक्स करके, तो उस बेसिस पर समझो कि इकोनोमेट्रिक्स है, यानी कि आप मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके इकोनॉमी को एनालाइज कर रहे हो, तो उसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। ओके, हालांकि इकोनॉमी को मैंने पूरा समझा दिया है, इकोनॉमिक जो होता है, और इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स इन एक्शन। अब जितनी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स समझ गए। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि ह्यूमन बीइंग जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है उसे इकोनॉमिक स्टडीज़ कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब भी ह्यूमन वो चीज़ एक्शन करता है, यानी कि मनी इन्वॉल्वमेंट, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में चीज़ें करता है, उसे इकोनॉमी कहते हैं। अब आपको पता है यूएस इकोनॉमी हमने सुना है, जापानीज़ इकोनॉमी हमने सुना है, ठीक है, बट हम कहते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमी है, बट आप सबको पता है कि प्रिंसिपल एंड द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स रिमेन द सेम। इकोनॉमी जो चलती है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, ऐसा नहीं कि यार यूएस की इकोनॉमी है तो उसका अलग प्रिंसिपल है।
अलग चीज़ों के बेसिस पर काम कर रही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसा नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल और थ्योरीज हर जगह सेम रहेंगी, किसी भी देश में आप चले जाओ, बट वही यूएस इकोनॉमी, जापानी इकोनॉमी उसे बोला जाता है। ओके, अब नया टॉपिक है कि इकोनॉमीज के सेक्टर या इकोनॉमीज के टाइप कैसे हैं। अब इकोनॉमी समझ गए, इकोनॉमिक्स कि जहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहा है, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे भारत में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने क्या कहा, जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पूरे भारत में या किसी एक इकोनॉमी के, वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला है प्राइमरी। प्राइमरी बहुत सिंपल है। प्राइमरी में क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे मैं कहूँगा खदान जो है, खेती है, कृषि है जिसे आप कहोगे, ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हो, ये सब चीज़ें हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। जनरली जहाँ पर प्राकृतिक रिसोर्सेज से आप एक्सट्रैक्शन करते हो, बहुत सिंपल है। प्राइमरी सेक्टर को समझने के लिए इसका सब सेक्टर है एग्रीकल्चर। बहुत सिंपल है, प्राइमरी का मतलब एग्रीकल्चर, खेती आप कर रहे हो तो वो प्राइमरी सेक्टर के इंक्लूड होगा। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि जनरली पूरे नेशनल इनकम का मिनिमम हाफ ऑफ द ये कंट्रीब्यूट करता है और लाइवलीहुड भी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए कभी कभी हमारे देश को एग्रेरियन इकोनॉमी भी बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, नाउ आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जनरली यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज ही प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। बट जब हम उन्हीं नेचुरल सोर्सेज को प्रोसेस करते हैं, जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पर, आप सेब को तोड़ रहे हो, यहाँ पर सेब बना देता हूँ एक, आप यहाँ पर सेब तोड़ रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अब इसी सेब को प्रोसेस करके, ठीक है, सेम सेब को प्रोसेस करके यहाँ पर बना दिया जा रहा है एक जैम, एक जैम की बोतल बना दी जा रही है, यानी कि सेब का प्रोसेस होके फैक्ट्री में सेटअप हुआ, ये जैम बन गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए इंक्लूड होगी। ओके, तो विच रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड। यहाँ पर एक टर्म आया है प्रोसेस्ड, मतलब उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और जनरली ये भी हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है और ऐसी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी। ओके, तो सेकेंडरी वाली क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी। और जो इस पूरे इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे सुपर 50 के बैच में मिलेगी। ठीक है, सुपर 50 का बैच अगर किसी को ज्वाइन करना है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 7504-513-4891। यहाँ आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस से रिगार्डिंग हर चीज़ कवर होगी, वीडियोस मिलेंगी, मेरे द्वारा फ़ोन गाइडेंस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, अलग नोट्स मिलेंगे, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है, अब उसके बाद आती है सेकेंडरी के बाद टर्शरी सेक्टर की। अब टर्शरी सेक्टर में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, टर्शरी सेक्टर में हमारा क्या क्या जुड़ा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जहाँ पर सर्विस दी जा रही है, इसे सर्विस इकोनॉमी बोली जाती है। तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विस दे रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। हेल्थ केयर, डॉक्टर आपकी मदद कर रहा है, आपका स्वास्थ्य सही कर रहा है, सर्विस दे रहा है। बैंकिंग, आप पैसे जमा कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, एटीएम वगैरह गए, सर्विस दे रहा है। कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन कर रहे हो जियो सिम से, तो सर्विस है। लेटर ऑन एक्सपर्ट क्रिएटेड 2 मोर सेक्टर। अब 3 सेक्टर तो हमारे मेन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जो हमारे एक्सपर्ट को थोड़ी सी खुजली लगी रहती है, ठीक है, उनको तो उंगली करने का थोड़ा सा शौक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम इकोनॉमिक्स को जो एस्पिरेंट हैं उनके लोगों के लिए और थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं और थोड़ा सब सेक्शन तोड़ देते हैं। ठीक है, लेटर ऑन जो एक्सपर्ट होता है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमी को थोड़े से और सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं ताकि और हमारा सहज हो जाए, क्योंकि इतने सारे टर्म्स हैं यार, किस चीज़ को किस में इंक्लूड करोगे, वो बहुत ज़्यादा बाद में हमारे पास नए नए टर्म्स भी आएंगे, ये चीज़ याद रखना। तो उनमें हमें समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे एक्सपर्ट दिन ब दिन काम करते रहते हैं। ओके, पहला है क्वार्टरनरी और दूसरा है क्यूनरी।
अब ये सर्विस सेक्टर के ही टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर है। मतलब टर्शरी सेक्टर में इतने सारी चीजें हैं ना कि उतने टर्म को आप समझने में सिर्फ टर्शरी सेक्टर को नहीं, ब्रॉड वे में टर्शरी सेक्टर तो यूज करोगे, बट स्पेसिफिक मैं पूछूंगा यार ये कौन से सेक्टर से है, या तो आप क्वाटरनरी बोलोगे या क्यूनरी बोलोगे। क्वाटरनरी सेक्टर वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक ध्यान दी जाती है, नॉन ऑल्सो एज ए नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, जहां सिर्फ स्पेसिफिक शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, उसे क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। ओके, क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर, अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसको समझना बहुत अच्छी बात है। देखो क्यूनरी सेक्टर क्या होते हैं, जहां पर टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं। टॉप डिसीजन मेकर कौन है, आप सबको पता है। इकोनॉमी में टॉप डिसीजन मेकर एक आम आदमी नहीं होता है। इकोनॉमी में टॉप डिसीजन मेकर जो बड़े बड़े फैसले लेता है वो कौन लेती है, हमारी सरकार लेती है। तो क्यूनरी सेक्टर में क्या होता है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इन गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ दियर ब्यूरोक्रेसी एंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर फॉल अंडर इट। बड़े बड़े डिसीजन कौन लेते हैं, एक ऐसा डिसीजन जिसके बेसिस पर पूरा शेयर मार्केट गिर जाए, एक ऐसा डिसीजन जिसके बेसिस पर शेयर मार्केट पूरी ऊपर आ जाए। तो ऐसे लेवल पर जब भी बात होती है ना, तो मैं कहूँगा उसे क्यूनरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी कह दे कि यार रिलायंस के शेयर, मुकेश अंबानी में सपोज एक्स पर्सन है, मैं मुकेश अंबानी का नाम नहीं लूंगा, कोई एक्स पर्सन है सपोज, बड़ा बिजनेसमैन है, उस पर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं और वो कुछ ऐसा डिसीजन लेता है या कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, तो अचानक से शेयर मार्केट पूरी गिर जाएगी। वैसे ही सरकार में भी जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो उनके सभी डिसीजन, बड़े बड़े मुकेश अंबानी लोग जैसे बिजनेसमैन, उन सब के डिसीजन क्यूनरी सेक्टर में इंक्लूड किए जा सकते हैं। सभी को टर्शरी सेक्टर में थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, है ना। तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको मिक्स नहीं करने हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ अपने आप में सेपरेट उसके कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं, कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो ग्रोथ कैसे हुई होगी, यानी कि सबसे पहले आप सबको पता है प्राइमरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस सेक्टर। ऐसा जनरली हर एक कंट्री जाती है, बट एक्चुअल में अलग अलग कंट्री अलग अलग प्राइमरी से डायरेक्टली टर्शरी में जाते हैं। जैसे भारत उसका एक एग्जांपल है। सबसे पहले कि ग्रोथ की स्टेज को जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने ग्रो कैसे किया होगा, उसके लिए एक थ्योरी दी है। तो थ्योरी किसने दी है, थ्योरी प्रपोज की डब्ल्यू रोस्टो ने 1960 में। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक सरकार है, मान के चलो हम हर चीज़ में भारत सरकार का नाम लेंगे, तो 5 लीनियर स्टेजेस हैं। लीनियर स्टेज का मतलब एक के बाद एक। जैसे पहला एग्रीकल्चर, कोई भी जो कंट्री होती है इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करती है, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस सेक्टर में। पर मैं बात करूं भारत की, फिलीपींस, थाईलैंड और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो जनरली जो एग्रेरियन से सर्विस इकोनॉमी में पहुंची। तो भारत अभी डेवलपिंग नेशन इसलिए है क्योंकि वो एक अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डब्ल्यू रोस्टो 1960 वाली, 1960 वाली, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लीनियर स्टेज के बेसिस पर ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि पहले एक कंट्री एग्रीकल्चर पर काम करे, फिर इंडस्ट्री पर काम करे और फिर सर्विस सेक्टर पर बात करें। अभी मैं कहूँगा कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर तो एग्रेरियन अभी भी है, हमारी 50% तक जनता जो है कृषि में इंडल्ज रहती है और उसी के बेसिस पर अपनी लाइवलीहुड चलाती है। बट हमने यहाँ पर से डायरेक्टली जंप किया सर्विस सेक्टर। अभी हम अपना बीपीओ देते हैं, हमारी जो सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे जो बंदे हैं वो यूएसए जाके काम करते हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट एक्चुअल में हमने इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है डायरेक्ट एग्रेरियन से सर्विस इकोनॉमी में शिफ्ट की या मूव की, या मैं कहूँगा छलांग लगा दी, ठीक है, विदाउट मच हेल्दियर एक्सपांशन ऑफ दियर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ी बात है, अगर कोई कहेगा सजेशन क्या देना चाहोगे कि एक अच्छी ग्रोथ हो भारत की, तो आप कहोगे यार इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हमारी
इकोनॉमी एग्रेरियन से डायरेक्टली शिफ्ट हुई सर्विस इकोनॉमी में। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अकॉर्डिंग टू, कोई कहेगा कौन कहता है ऐसा? आपके पड़ोस वाले चचा कहते हैं क्या? नहीं, आप कहोगे चचा जान तो नहीं है, बट एक चचा जान है, डब्ल्यू रोस्टो, 1960। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स थे और इन्होंने बहुत रिसर्च की थी, बहुत पढ़ाई की थी और उसके बेसिस पे इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप कहिएगा कि यार डब्ल्यू रोस्टो चचा हैं, 1960 में इन्होंने ऐसी कुछ थ्योरी दी थी और इसके बेसिस पे एक जो इकोनॉमी है या कंट्री है डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में आती है। भारत उतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो नहीं पाई क्योंकि अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, बॉर्नविटा वगैरह नहीं पिलाया इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इस बेसिस पे वो पीछे रही। ओके, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में पहुंच गए फिर कि ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए। डब्ल्यू रोस्टो साहब ने एक थ्योरी अपनी दी थी, उन थ्योरी को हम समझ चुके हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट में, एक नए फेज में एंटर करने जा रहे हैं। अपने कदम सोचो कि आप नए एक इकोनॉमिक्स के पूरे एक संसार में अलग से स्टेप लेने जा रहे हो और समझने जा रहे हो मार्केट इकोनॉमी को। अलग सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मिलाना नहीं है। अभी तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो, इस पीडीएफ को फिर देख के रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा पहला चैप्टर। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुपर 50 के बैच में जो भी एस्पिरेंट हैं वो आप क्या कर लें, यहाँ पर कमेंट डाल दें कि यार सर इसके बारे में समझ में नहीं आया, इसके लिए और एक एग्जांपल दो थोड़ा सा। ठीक है, संता बनता टाइप, तो मैं वो एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो नाउ मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, अलग सा कॉन्सेप्ट है, सोचो कि अलग अलग चैप्टर से अब ये अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ पहली फॉर्मल इकोनॉमी सिस्टम इसको कंसिडर किया जाता है मार्केट इकोनॉमी को। अब ये आपको भी यार सर पढ़ा क्या रहे हो, ये मार्केट इकोनॉमी होती क्या है? मैं कहूँगा एक मान के चलो एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। एक स्कॉटिक जो है फिलोसफर ने लिखी थी, या इकोनॉमिस्ट आप उनको ज़्यादा कह सकते हैं। उनका नाम है एडम स्मिथ। 1723 से लेके 90 तक चली थी, उनका जीवन काल रहा था और उन्होंने एक बुक लिख दी। अब जब भी मैंने बोला, जब भी ऐसे लोग बुक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी थ्योरी देते हैं, क्योंकि यार घर बैठे बैठे करेंगे क्या, इन्होंने बड़ी एक थ्योरी लिख दी इकोनॉमी में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब आप कहोगे यार सर मार्केट इकोनॉमी से क्या मतलब है? मैं कहूँगा पहले बुक का नाम तो समझ लो, बुक का नाम क्या है? नाम ही इतना बड़ा है तो सोच लो थ्योरी क्या दी होगी उन्होंने। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं थ्योरी सिंपल वे में समझाऊंगा कि उनका कहने का मतलब क्या है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब एक इकोनॉमी है, सपोज सरकार है, एक सरकार का कुछ हिस्सा है, राज्य का हिस्सा, वहाँ इकोनॉमी चल रही है, लोग मोल तोल कर रहे हैं, एक दूसरे से खरीद बिक्री कर रहे हैं, दूसरे राज्य को भेज रहे हैं, ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब चीज़ चल रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर किसका रोल ज़्यादा है, किसका रोल कम है, उसको समझाने के लिए एक थ्योरी लिखी, एक बुक लिख दी बंदे ने। बंदे का नाम क्या है? एडम स्मिथ साहब हैं। बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत ज्ञानी बंदे जिसे आप कह सकते हो। तो सोचो जो इकोनॉमिक्स के बारे में क्वार्टरली जो थे, सोचो उसमें उनके टाइम में तो क्वार्टरली जो है उन्होंने अर्थशास्त्र ये सब, चाणक्य सॉरी, ठीक है, चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र वगैरह उस पर अपना मेंशन किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। उस समय में सोचो इकोनॉमी कैसे, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होते थे, फॉर्मल उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती थी, तो फिर भी चाणक्य सोचो कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें मेंशन की होगी, उन्होंने पूरा बता दिया कि अभी के बेसिस पे जो इकोनॉमी चलती है, कोई लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, चाइना इतना पैसा, भारत इतना पैसा कमा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, सब अर्थशास्त्र के बेसिस से लिए गए फंडे हैं। ठीक है, तो अब वैसा ही फंडा हम एडम स्मिथ साहब का पढ़ते हैं, उनकी बुक, उनके हिसाब से एक मार्केट इकोनॉमी क्या है। ओके, मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात है। जहां भी आपको देखने को मिले कि इंडिविजुअल या कंपनी के पास सेल्फ इंटरेस्ट है, मोटिवेट रखता है उसको कि आप एक्टिविटी करो, यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर लोग कंट्रोल कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई को। यानी कि कहने का मतलब है सरकार आप पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, आप इस फील्ड में नहीं बना सकते, आप कोयला नहीं बना सकते, आप ये खदान नहीं कर सकते, आप खेती नहीं कर सकते, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब वही है कि जहाँ पर कोई एक बिजनेसमैन, एक कंपनी या इंडिविजुअल अपने बेसिस पर किसी भी फील्ड में जा रहा है, रॉकेट बना दे रहा है, जैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे, आपको प्राइवेट रेल दिखती हैं क्या?
नहीं दिखती है ना। तो डिमांड और सप्लाई पूरा मार्केट मतलब इंडिविजुअल जब भी कंट्रोल करती है तो उसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा भारत में ऐसी क्या चीज़ें हैं। मैं कहूँगा भारत में प्राइवेटाइजेशन अभी डिफेंस में बहुत हद तक नहीं है। ठीक है, डिफेंस में सिर्फ सरकार का कंट्रोल रहता है, वो आने भी नहीं देती है। वैसे रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हुई है अभी। ठीक है, जैसे हालांकि एरोप्लेन है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को बाद में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी धीरे धीरे समझो। तो ऐसी मार्केट इकोनॉमी में लोग कंट्रोल करते हैं, सरकार का उतना रोल नहीं होता है। पहला पॉइंट ये अच्छे से समझो। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। अब क्या होगा, हायर प्रॉस्पेरिटी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि हर क्षेत्र में आपको हर अलग अलग, कोई वेपन बना दे रहा है, कोई रॉकेट साइंस एलोन मस्क की तरह भेज दे रहा है रॉकेट, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको लोग देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यार सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो लोग अपने बेसिस पर, जिनको उस पर उनको फ़ायदा हो रहा है, अपने बेसिस पर वो काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और वही चीज़ पैसा कमाएंगे तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी का मतलब एक और चीज़ समझो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना बेचना है, कितने में बेचना है, ये सब डिवाइड करता है, डिपेंड करता है फोर्सेज में। यानी कि हम में, आप में, कंपनी में सरकार डिसाइड नहीं करती। जितना आपको लगता है कि यार सप्लाई पूछ रही है उतना आप डिमांड के जितना डिमांड आ रही है उतना आप सप्लाई क्रिएट कर रहे हो। यानी कि मार्केट इकोनॉमी का सिंपल सा फंडा है, जहां पर सरकार उतना ज़्यादा आप पे कंट्रोल नहीं लगाए हुए है। ऐसी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। ओके, अब एक और चीज है, गवर्नमेंट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ लेसेज फेरी। मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है एक, जिसको भी फ्रेंच आती है हमारे सुपर 50 एस्पिरेंट्स में, बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छे से बोलो। फिर अपने ऐसे बोलोगे कुछ लेजे फेरी, अपने बेसिस पर प्रोनाउंस, एक्सेंट आपका कुछ अलग ही चल रहा होगा। ठीक है, पर आपको एक्सेंट की कोई मतलब जरूरी वो बात नहीं है, यूपीएससी क्रैक करना है तो मतलब सरकार इस टाइम में जब मार्केट इकोनॉमी चल रही होगी किसी देश में, अभी हमारे पूरे भारत में मार्केट इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, कुछ मार्केट इकोनॉमी भी है, अभी हम धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है मार्केट इकोनॉमी में एक फ्रेंच वर्ड है जिसको बोलते हैं लेसेज फेरी, जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन। किसको अकेला छोड़ना है भाई साहब, आप कहोगे नॉन इंटरफेरेंस, मतलब किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँगा सरकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेसर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि किसी एक मार्केट इकोनॉमी में फायदा कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब लेसर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा, या लेसर के बदले हायर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा। अब ऐसे में समझ लेना कि मार्केट इकोनॉमी तभी चलेगी जब सरकार का रोल बहुत ज़्यादा कम हो। यार सरकार बीच बीच में डाल देगी कि यार डिफेंस में मत जाओ, रेलगाड़ी मत चलाओ, एयरप्लेन मत चलाओ, ये मत चलाओ, इसमें सभी हम करेंगे, तो तब कहीं अच्छी मार्केट इकोनॉमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बंदे को झुक झुक के काम करना पड़ेगा कि यार सभी में चीज़ें यही चल रही है। गवर्नमेंट प्लेइंग नो और लीस्ट इकोनॉमिक रोल, मतलब मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता और लीस्ट इकोनॉमिक रोल होता है। एक चीज़ याद रखना कि मार्केट इकोनॉमी में एक तो सरकार का कोई रोल नहीं होगा, अगर लीस्ट इकोनॉमिक रोल भी आ गया तब भी उस ऑप्शन को सही करना, यानी कि बहुत कम, बहुत मंद जिसे कहते हैं, निम्न, जो छोटा जिसे बोलते हो, बहुत कम रोल होना, उसे मार्केट इकोनॉमी कहलाते हैं। ठीक है, जनरली उसमें कोई इकोनॉमिक रेगुलेशन नहीं होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, सरकार के कोई कानून नहीं लगे रहते हैं। ओके, अब एडम स्मिथ खुद इस सिस्टम को द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। अब एक और प्रीलिम्स का आंसर आपके लिए तैयार हो गया साहब। क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से एडम स्मिथ द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी किसे कहते हैं। वहां पर कुछ ऑप्शन होंगे एक्स, वाई, जेड, और लास्ट ऑप्शन होगा मार्केट इकोनॉमी। आपका आंसर होगा यस, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। मतलब आप फ्री हैं, आप कुछ भी बनाएं, आप रेल चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा जाता है। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब हमारा पहला तो सिस्टम था मार्केट सिस्टम, वो हमने डिटेल में कर लिया। अब मार्केट सिस्टम की वजह से ही हमारे दो इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं उनके की ड्राइवर हैं।
यही जो हमारे थॉट्स हैं कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस पर हमारे दो इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये क्या होता है? ये सभी बेस्ड रहते हैं जनरली डिमांड और सप्लाई के बेसिस में। कैपिटलिज्म वाला इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है। कैपिटलिज्म वाला ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, जहाँ पर पूरा जो देश है या किसी एक देश का कोई छोटा सा हिस्सा पूरी बात करता है वेल्थ में, पैसा आ रहा है तो उसे कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, जनरली कैपिटलिज्म का मतलब है पैसा, पैसा वाली इकोनॉमी, ठीक है। हमें पैसा मिल रहा है, सही है, पैसे कमाने की बात की जाती है, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जनरली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जैसे कैपिटलिज्म में तो जनरली जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, उनको ही ज़्यादा जनरली फ़ायदा रहता है, क्योंकि उनके पास ही है पूरी ज़मीन, एक ही मतलब एक ही तबके के पास वो पैसा है और ज़्यादा लोग उस पर सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। बट फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, अलग अलग लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिलेगा। जनरली इसमें वेल्थ एक्सचेंज पे प्रिंसिपल पर फोकस किया जाता है कि यानी कि सब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। अब आपको हालांकि इतना समझ में नहीं आया होगा, इसको एक्सटेंडेड वर्जन में थोड़ा सा और बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशन बट प्राइवेट ओनर कैन हैव मोनोपोली ऑन द मार्केट एंड दस प्रिवेंट कंपटीशन। यानी कि एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं कहूँगा कि यार जो अपने मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनका फेसबुक है, जिसमें आप हाई हेलो खेलते हैं, घर बैठे अभी खेल रहे होंगे, तो वो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ बढ़ते हैं। इनका मानना है कि फेसबुक भी मेरा हो, इंस्टा भी मेरा हो, एक और है इनका व्हाट्सएप भी मेरा हो, ठीक है। तो है भी एक्चुअल में मार्क जकरबर्ग का ये सब चीज़ें हैं भी, तो मोनोपोली बना के रखी है अगले बंदे ने और खूब पैसा छाप रहा है। व्हाट्सएप है, इंस्टा है, मतलब पैसे का तो हद ही मत करो, इतना ज़्यादा पैसा छाप रहा है। और ऐसी अप्रोच को अब किसी को आने ही नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप आया खरीद लिया, मतलब मोनोपोली खुद की है उसकी। तो ऐसे सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर रेगुलेशन सरकार का बहुत कम है बट ठीक है, बट प्राइवेट जो ओनर होती है उनकी मोनोपोली रहती है, ठीक है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होती है? बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, एंड देयर इज ए लिटिल और नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। यहाँ पर भी रेगुलेशन नहीं होती है, बट डिमांड एंड सप्लाई पर बात होती है, ठीक है। तो ये मैं एक डायमेंशन बता रहा हूँ, मार्क जकरबर्ग का एक डायमेंशन। ऐसे ही इकोनॉमी में छोटे छोटे टी स्टॉल पर जाइए या किसी में भी जाइए, ये आप इससे समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है। मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी में और कैपिटलिस्ट सिस्टम का क्या मतलब रहता है? कैपिटलिस्ट सिस्टम में जनरली फोकस किया जाता है लोगों का सिर्फ पैसा बनाना, प्रॉफिट होता है मोटिव, प्रॉफिट कमाना। बट फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी मोटिव होता है पैसा कमाना, बट इंक्लूसिव होता है, यानी कि सभी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, इक्वल वे में। ओके, अब मार्केट इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्केट इकोनॉमी में समझ गए ना? मार्केट इकोनॉमी में जहाँ पर सरकार का बहुत कम रोल हो। सरकार, सरकार यानी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन यानी सरकार, ठीक है। तो जो अमिताभ बच्चन है वही सरकार है। कोरोना वाली वो कॉलर ट्यून याद कर लो, ठीक है, तो आप सुनाई देती है हर बार ऐसा। तो सरकार का जहाँ पर रोल कम होगा, ऐसी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कहलाएगी, जहाँ पर लोग अपने बेसिस पर अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी सबसे पहले किसने ट्राई की? अच्छा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में मार्केट इकोनॉमी जो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, सबसे पहले ट्राई किया यूएसए ने 1777 में, वेयर कैपिटलिज्म स्प्रेड अक्रॉस द होल यूरो अमेरिकन, नॉर्दर्न अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोप। यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है जनरली कहाँ पर, यूएसए में सबसे शुरू हुआ पहले 1777 में, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी या मार्केट इकोनॉमी थी, जहाँ पर सरकार का बहुत कम रोल होता है, ठीक है। जनरली हमारी ये, इस पर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के ही दो ड्राइवर हैं, ये कौन कौन से? हमारे कैपिटलिज्म वाली और फ्री मार्केट, ठीक है। यहाँ पर भी सरकार का कोई रोल नहीं होता, बहुत कम रोल होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बहुत अच्छा चल रहा था भाई साहब 1777 में, यूएसए ने ये अडॉप्ट की, सरकार का कम रोल था और अच्छे से लोग पैसा खूब छाप रहे थे, कमा रहे थे। अब ये चलते 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 1929 आ गया, ग्रेट डिप्रेशन की बात आ गई। पूरा जो वर्ल्ड है
डूब गया, रिसेशन में डूब गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा अब यहाँ पर से 1929 से कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा कि भाई साहब अब तो यार इकोनॉमी पूरी डूब रही है, बहुत हमने देख लिया मार्केट इकोनॉमी को, कैपिटलिज्म को, अब कहीं ना कहीं यार सरकार इंटरवीन करो यार आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर सरकार इंटरवीन नहीं करती, देखो अच्छा ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता ना 1929 में, रिसेशन में नहीं जाता, इकोनॉमी इतनी तरह टूटती नहीं, डगमगाती नहीं, तो आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं आते। अभी भी मार्केट इकोनॉमी चल रही होती, सरकार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली बनाए हुए चल रहे होते। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, तो कहीं सूझबूझ के कोई नए कॉन्सेप्ट अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन से क्या है नेगेटिव जो पॉइंट हैं मार्केट इकोनॉमी के? सबसे पहले कोई टूल नहीं है आफ्टर दोज हु हैव लो परचेजिंग पावर, मतलब जो पुअर है, जो गरीब है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, उसके पास पैसे, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, किसी चीज़ को खरीद नहीं पा रहा है। एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शन फ्रॉम द स्टेट, और इस मार्केट इकोनॉमी में मैंने कहा यार सरकार का कोई रोल नहीं है, तो सरकार क्यों चाहेगी कि कल्याण हो आप लोगों का? सरकार देखती है ना, अभी सब्सिडी देती है किसानों को वगैरह वगैरह, सब चीज़ को देखती है। तो मार्केट सिस्टम में ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी बनता जा रहा है, डबल मुकेश अंबानी बनता जा रहा है, और चंगूलाल चंगूलाल से मंगूलाल बन जा रहा है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर और चंगू से मंगू बन जा रहा है अपना इनइक्वलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा घाटा था। ओके, बट अब देखो बात क्या आती है कि जैसे मैंने बोला कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक को थोड़ा सा, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको सोचने का टाइम मिल जाता है, घर में बैठे रहते हैं कि यार इकोनॉमी ख़त्म हुई है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्राइसिस आ जाता है। तो अब उसके ही क्राइसिस के तौर पर हमारी एक नई इकोनॉमी बनती है, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनिशियल में। सर जॉन मेनार्ड केनीज घर बैठे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डामाडोल हुई थी, इन्होंने कहा कि क्या करूं यार, इकोनॉमी से बचने के लिए ये थोड़ा सा ग्रो तो करनी पड़ेगी, उसके लिए एक बुक लिख देता हूँ। उनकी बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीनीज ने लिखी थी 1883-1949 में, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने ही टर्म लाया मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म। ओके, अब ये सब चीज़ें हो गई। अब जब केनीज आए तो इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें उस पर इंक्लूड करी। अब आता है हमारा नया फंडा निकल के आता है। अभी तक सॉरी हमने क्या पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी का फंडा पढ़ा था कि यार सरकार का कोई रोल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फंडा मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का यहाँ से फंडा शुरू होता है, जब ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, सरकारें डूब जाती हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाते हैं, तो हमारी अब कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसे हम कहते हैं किसकी देन है, सर जॉन जो है मेनार्ड कीनीज की। ठीक है, अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी को समझने के लिए नॉन मार्केट इकोनॉमी हम समझेंगे, तभी मिक्स्ड इकोनॉमी को समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को इनिशियल में समझ में नहीं आएगा, बट पीडीएफ अगर आप देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट मे बी मैंने ये आपको पूरा समझा दिया है। तो पहले हमने मार्केट इकोनॉमी समझी, ये किस देश ने अप्लाई करने की कोशिश की, यूएसए, दूसरा अपना फिर यूरोपियन में फैली। ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन आया और इनकी इकोनॉमी डूब गई, फिर नया कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब उसको समझने के लिए हम सबसे पहले नॉन मार्केट इकोनॉमी समझते हैं। ठीक है, नॉन मार्केट इकोनॉमी होती क्या है करके। नाउ अब बात करते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी की। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का एक आइडिया आता है 1818 से 1883 तक। इट हैड टू वेरिएंट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मार्केट इकोनॉमी है और नॉन मार्केट इकोनॉमी, अब दोनों के जो आइडिया मिल के बनेंगे ना, तो वो भारत में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अभी आप मत सोचना कि सर ये कहाँ जो चले गए, ये मार्केट इकोनॉमी नॉन मार्केट इकोनॉमी हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या है, ये नहीं, ये पहला चैप्टर है, अच्छे से समझोगे तो और अच्छे से कंफर्म होगा कि यार हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो चलती है ना, वो कैसे आई, जीडीपी जीएनपी ये कैसे बनी, इसी के बेसिस पे बनी। कार्ल मार्क्स साहब आते हैं, उनके दो आइडिया होते हैं, सोशलिस्ट आइडिया और कम्युनिस्ट आइडिया।
सोशलिस्ट जो मॉडल होता है, यूएसएसआर का मॉडल है, तो इस पे क्या होता है, इस मॉडल पे पूरा जो कंट्रोल होता है ना वो हमारी सरकार का होता है। जो सरकार है पूरे कंट्रोल, हर चीज़, ज़मीन वही कब्जा करे हुए है, रेल में वही है, एयरलाइंस वही चला रही है, डिफेंस में वही काम कर रही है, कम्युनिकेशन में वही काम कर रही है, मुकेश अंबानी को आने ही नहीं दे रही है। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है या ऐसा मॉडल सोशलिस्ट मॉडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सब पूरी ओनरशिप किसकी होती है, सरकार की होती है, ऑन ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे सारी ओनरशिप किसकी होगी, सरकार की होगी। वहीं दूसरा मॉडल है कम्युनिस्ट मॉडल, जो कि चाइना अभी भी फॉलो करता है। ठीक है, स्टेट यूज टू हैव ओनरशिप कंट्रोल ओवर लेबर ऑल्सो। नेचुरल रिसोर्सेज तो वो करता ही है, खुदाने खुदाई वो सब कौन करता है, हमारा सरकार करती है। डिफेंस है, आर्मी है, लेबर फोर्सेज है, क्या कितना बनाना है ये सब कौन कंट्रोल करता है, वो भी हमारी सरकार ही करती है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट मॉडल। तो कहने का मतलब क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार का सभी इकोनॉमी में सरकार का ही रोल रहता है, सरकार का डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स अपना बैंक तक नहीं खोल सकता। तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है, नॉन मार्केट इकोनॉमी। नो प्रॉपर्टी राइट गिवन टू इंडिविजुअल गाइडेड बाय बिलीव दैट इट प्रमोट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं देते। मतलब जितनी ज़मीन है, अभी आप देखेंगे भारत में, तो आप ज़मीन ले रहे हो, आप बना रहे हो अपना घर, वहाँ पर घर भी उनके ही होते हैं, सरकार के। वो कहेंगे कि हाँ आपको ये एलोकेशन दे दिया जाएगा, आप इतने पैसे दो, मतलब आपको आपके लिए खुद के लिए ज़मीन नहीं होगी। ठीक है, तो वो सब प्रॉपर्टी राइट भी किसके होंगे, सरकार के होंगे। एक बहुत बुरी बात यह है कि यहाँ कंपटीशन नहीं होगा। फिर सिंपल सी बात है यार, कोई खुद से नहीं करना चाहेगा, सब चीज़ सरकार कंट्रोल कर रही है, तो यार वो क्या ही जो कर पाएंगे। सभी मोनोपोली इकोनॉमिक स्पेयर जो है सरकार का रहेगा, तो कंपटीशन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एक बुरी बात है ना। क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ये सब डिसीजन कौन सुनाती है, सरकार सुनाती है। तो ये भी अच्छा नहीं है। तो बट फिर भी इकोनॉमी ने बहुत सारी जो इकोनॉमी है, हमने इन्हीं इकोनॉमी से तो सीखा। 1919 में बॉल्शेविक, जो कि एक्स यूएसएसआर का एक पार्ट रहा है, उसने ये सबसे पहले ये इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को अपनाया। मतलब पूरा जो कंट्रोल है वो सरकार का है। फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में पूरी तरह ये वाली इकोनॉमी फैली। ओके, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है यार, कि कोई वेल्थ है, कैपिटल है, उसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर ही नहीं है यार, सब चीज़ सरकार कंट्रोल कर रही है, तो आप अपने मन से बनाना थोड़ी ना चाहोगे, है ना। आप अपने खुद ही काम करने का मन नहीं करेगा, आपको आपको पैसा ही उतना मिल रहा है। मतलब आप 10 किलो भी एक दिन अनाज उगा रहे हो, आपको 10 ही रुपये मिल रहे हैं। 100 किलो भी उगा दे रहे हो, 10 ही रुपये मिल रहे हैं। मतलब आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, जरिया नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, कोई एम नहीं है, टारगेट नहीं है, क्योंकि सब सरकार कंट्रोल कर रही है, रिसोर्सेज सरकार कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बट एक नुकसान ये भी रहता है कि यार सरकार कंट्रोल करती है, हम तो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए अच्छा उसको सेटल करते हैं। बट सरकार का कंट्रोल है, तो मिस एलोकेशन और वेस्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है ऐसी इकोनॉमी में। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसा मैंने बोला कि प्रॉपर्टी राइट नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं ना काम करने का। आप कहोगे किसके लिए जो काम करें, सब चीज़ सरकार ही कंट्रोल कर रही है, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड टैप द एनिमल स्पिरिट ऑफ पीपल एज नो मनी वॉज पेड टू देम। कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, सिर्फ आप काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, सेम खाना मिल रहा है आप लोगों को, बस लिबर्टी फ्रीडम आपके पास है ही नहीं। ठीक है, सब चीज़ सरकार करे हुए है, तो इसके इतने नुकसान हैं। अब हमारी भारत सरकार आती है, भारत सरकार चल चल के आती है, भारत सरकार कहती है कि यार मैंने यूएसएसआर को भी देख लिया, बॉल्शेविक को भी देख लिया, यूएसए को भी देख लिया। यूएसए ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई थी, बॉल्शेविक ने नॉन मार्केट इकोनॉमी। थोड़ी सी हमारी जो सरकार है वो शानी है, सरकार ने कहा यार नहीं, हम थोड़ी सी इन दोनों का मिक्सचर अपनाएंगे, उसका भी और इसका भी मिक्सचर अपनाएंगे, और ऐसी कुछ इकोनॉमी हम बनाते हैं। ओके, तो अब आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। पर बात यह आती है कि सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, यानी कि कुछ हिस्सों में जहां पर प्रॉफिटेबल होगा वहां पर प्राइवेट कंपनीज आएंगी। जैसे मुकेश अंबानी, कम्युनिकेशन वाले में मुकेश अंबानी को इंक्लूड कर दिया, एयरलाइंस में भी इंक्लूड कर दिया।
कुछ ऐसे होंगे जो भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को बचाए रखेंगी, जिसमें हम सिर्फ जो है जो स्टेट का कंट्रोल रहेगा। जैसे रेलवे, आप कहोगे यार रेलवे का जो है प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं किया। मैं सिंपल सी एक मतलब बताऊंगा यार। रेलवे जो होती है ना, आपके पास 60 रुपये हैं, 70 रुपये हैं, बहुत कम जो मिडिल क्लास सोच सकता है रेलवे में अच्छे से ट्रैवल करके जाएगा। बट एक वक्त सोचो, सरकार को ये लगने लगा जब कि यार अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन इस क्षेत्र में भी प्रॉफिटेबल ये इसको इंडस्ट्री बना देंगे, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास जो इकोनॉमी है, जो कि भारत के 60 से 70% लोग मिडिल क्लास हैं, 80% 90% लोग मिडिल क्लास हैं, तो वो ट्रैवल कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यही है, जहाँ पर प्रॉफिटेबल, जहाँ पर सरकार को लगे कि हाँ यहाँ पर पुअर का या गरीब का नुकसान हो सकता है, वो अपने पास रखेगी सरकार। जैसे रेलवे, जहाँ पर लगेगा कि अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर दे सकती है, बट क्योंकि यार प्राइवेटाइजेशन में अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, बट सिंपल सी बात है उसी हिसाब से तो वो प्राइस भी बढ़ा देंगे ना। एक बार कंट्रोल होगी रेलवे में, अगले बंदे को जाना ही पड़ेगा कि प्राइवेट, मुकेश अंबानी ने कहा नहीं अब तो 150 रुपये दोगे, 150 रुपये में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मुकेश अंबानी ये थोड़ी ना चाहेगा ना कि मुझे लॉस हो, प्रॉफिट ही चाहेगा वो। ठीक है, तो पहली कंट्री थी जिसने अनाउंस किया मिक्स्ड इकोनॉमी, वो थी अपनी फ्रांस भाई साहब। 1944-45 का समय है, और नेशनल प्लानिंग में अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी डाल दी कि यार चलो कुछ सेक्टर में अपना प्राइवेट प्लेयर्स काम करेंगे, कुछ सेक्टर में हम काम करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है भारत की अभी इकोनॉमी, ये चल रही है। अब इतनी अच्छी बात कह दी, इतनी अच्छी बात लगी, इवन वर्ल्ड बैंक खुद आ गए कि अरे महाराज क्या बोल दे हो, क्या आइडिया लेके आए हो, मज़ा ही आ गया। जहाँ पर सरकार भी आ रही है और आप लोग भी आ रहे हैं, तो यार क्या बात हो गई। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, स्टेट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी भी होनी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या छेड़छाड़ ना हो। ओके, नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी को और समझने के लिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। अब बात ये आती है कि भाई साहब मेंस में भी तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तब आप क्या लिखोगे। मैं कहूँगा चिंता करने की बात नहीं है, मैं कहूँगा बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ अभी तक मैंने समझा है आपको वो चीज़ स्टेटमेंट में लिख दो, बात खत्म। जहाँ पर राज्य यानी कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक साथ मिलकर काम करें, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर वो फंक्शन अप्लाईगी जहाँ पर प्रॉफिट का मोटिव हो। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट का मोटिव हो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेगी। जैसे किंगफिशर है, जैसे अल्कोहल बनाना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जहाँ प्राइवेट है, जैसे मैं कहूँगा गवर्नमेंट अभी इसरो है, रॉकेट वगैरह भेजती है, अभी प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं कि अब प्राइवेट प्लेयर्स भी रॉकेट बना सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल तो मैंने आपको जो है रेलवेज का दे दिया। पर ऐसे जहाँ पर दोज रोल्स विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी मोटिवेटेड टू प्ले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एलिमेंट, वहाँ पर ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसी जगह पर हमारी स्टेट काम करती है। ठीक है, उसके बाद जनरली रेगुलेशन है ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम टू बी टेकन केयर ऑफ द बाय द स्टेट। जो रेगुलेशन है, कंपटीशन है, टैक्सेशन है, रूल्स हैं, ये बनाने का काम कौन करती है इस जगह पर मिक्स्ड इकोनॉमी में, राज्य सरकार करती है। ऐसा तो नहीं ना कि मुकेश अंबानी अभी हमारे भारत सरकार में जो रूल्स बनाते हैं, रूल्स बनाने का कितना टैक्स लगेगा, इसका काम कौन करती है, हमारी भारत सरकार करती है। तो आई थिंक मैंने आपको अब इतना पढ़ लिया, इतना ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब समझ पाओगे कि यार भारत में किस तरह से इकोनॉमी चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है फिर अब। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच चुके हो सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हो, मज़ा आया हो, इकोनॉमिक्स समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि इकोनॉमिक्स को तो अब मैं 4 डालूंगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबा दो अभी पॉज करके। ठीक है, चाहे चाय पीने चले जाओ कुछ, बट उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो। अच्छे से देखो, सभी पूरी क्लासेज यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, बट उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी वीडियो को फैला दो, लाइक कर दो, स्टेटस में लगाओ, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में भेजो, कहीं पर भी भेजो, बट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे अगर मिलेगा तो मैं और अच्छे से आपको समझाऊँगा। ठीक है, फ्री में अगर चीज़ कोई मिलती है तो उस चीज़ को पूरा जो है उसको मोटिवेट करो, इनकरेज करो। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल बनाने का काम हमारा है, और सिंपल सी बात है, और
ऐसे ही आपको क्लासेस चाहिए हर चीज़ की क्लासेस ऐसी ही चाहिए, तो आप हमारा सुपर 50 का बैच जो कि क्वालिटी कंटेंट बैच है उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हमारे सभी एस्पिरेंट अच्छे अच्छे सब्जेक्ट का, जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, अपने यूपीएससी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप लोग भी देर ना करें और सुपर 50 के बैच को ज्वाइन कर लें। बहुत सिंपल है, वन टाइम प्राइस है 2249 रुपीज़, ठीक है, 2249 है। इसमें भी डिस्काउंट हो सकता है आपको 7505134891, ठीक है। ट्रैक किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी इस ग्रुप में ऐड करके। ओके, अब थोड़ा सा पॉज ले लीजिए अपना भी। नाउ आपने रेस्ट ले लिया होगा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है? दो चीज़ों के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जनरली जो आप जाके खरीदते हैं। मार्केट से आपने ईयरफोन खरीदे, मार्केट से आपने जो है आईपैड खरीदा, मार्केट से आपने लैपटॉप खरीदा, जियो की सिम खरीदी, ये आप जाते हैं शॉप से खरीदते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं आप राशन शॉप पे जाते हैं, आपको फ्री में भी मिलता है, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्री सब्सिडी या सब्सिडाइज्ड प्राइस में, जैसे आप राशन जाते हैं, आपको राशन शॉप में जो गेहूँ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम दाम में मिलते हैं, यानी कि सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में आपको मिलते हैं। इवन अभी के टाइम पे, यानी कि कोविड के समय में, वो हमें फ्री में भी मिले थे। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आप तक चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हाइब्रिड सिस्टम होता है, यानी कि दो सिस्टम, स्टेट और जो मार्केट होती है, दोनों ही आप तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने का काम करती है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस, ये है क्या। ये एक तरह से प्रिंसिपल है या थ्योरी है जो सजेस्ट की थी आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, इन सब ने ये सजेस्ट किया था। अब ये कंसेंसस है क्या? अब इसको सबसे पहले आपका मन करेगा यार वॉशिंगटन कंसेंसस क्यों कहा जा रहा है। मैं कहूँगा कि इन सभी का हेडक्वार्टर, जनरली ये इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन बेस्ड थे, इसलिए वॉशिंगटन कंसेंसस बोला गया। बट किसने ये दिया? जॉन विलियमसन ने। अब इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला, कंसेंसस क्या काम करते हैं, ये कंसेंसस कुछ थ्योरी देते हैं कि इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए। इनका कहना था फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, और बताता हूँ इसके बारे में। टैक्स रिफॉर्म लाने चाहिए, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सरकार का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लिबरलाइजेशन, एफडीआई इन्फ्लोज होना चाहिए, मतलब कोई यूरोप का बंदा भारत में आके इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का तो यही कहना है ना यार, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। हर आप कहीं जा रहे हो, यूएसए में ज़मीन खरीद ले रहे हो, अफ्रीका में जाके फैक्ट्री सेटअप कर ले रहे हो, यही तो पूरा कंसेंसस वॉशिंगटन कंसेंसस कहलाता है। डीरेगुलेशन, उतना ज़्यादा भारत का या सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंसेंसस को क्या कहते हैं? वॉशिंगटन कंसेंसस। ओके, उसके बाद एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वॉशिंगटन जब कंसेंसस चला था तो उस समय 2008 में एक क्राइसिस चला जिसे सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, जिसकी वजह से रिसेशन बहुत आया। जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी वॉशिंगटन कंसेंसस के बेसिस पर चल रही थी, ठीक है। जो मैंने अभी पॉइंट बताया ना, टैक्स रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें रेगुलेशन कम है, ठीक है। तो सब प्राइम क्राइसिस आ गया। एक्चुअल में सब प्राइम क्राइसिस था क्या, ये भी आपके माइंड में होगा। मैं बहुत सिंपल सा एक स्टोरी बताता हूँ कि किस वजह से ये सब प्राइम क्राइसिस आया। यूएसए में होता क्या है कि यूएसए के जो बैंक होते हैं, जनरली सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक होते हैं, लोगों से कहते हैं कि आओ आप लोग पैसा ले जाओ और अपने घर बनाओ, पैसा ले जाओ घर बनाओ, पैसा ले जाओ घर बनाओ। इन लोगों ने उसको भी लोन दिया ना, इन लोगों ने उसको भी लोन दिया जिसको बैंक को पता था कि यार ये बंदा चुका नहीं पाएगा, फिर भी उसको लोन दे दिया। उस बंदे ने घर तो नहीं बनाया, थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक कर ली, थोड़ा सा उसने ये फ्रूटी वगैरह पी ली, और पूरे पैसे घर लगाने में नहीं बल्कि फ्रूटी पीने में इन्होंने खर्च कर दिया। तो सिंपल सी बात है, बैंक का जो एसेट था नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदला, और ये इतना बड़े लेवल पर हुआ कि इसी को सब प्राइम क्राइसिस बोला जाता है। और इसी के बेसिस पे सिंपल सी बात है यार, बैंकिंग सिस्टम सिर्फ यूएसए का डगमगाएगा नहीं ना, यूरोप का,
इंडिया का, ये सब डगमगाएगा। भारत के लोग यूएसए में काम कर रहे हैं, ये सब पूरी उनकी जॉब नौकरी छिन गई। ठीक है, तो उसी को कहते हैं यूएस सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, आप कहोगे यार ये वॉशिंगटन कंसेंसस से किस तरह से मतलब है। देखो, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, अगर आप फोर द पॉइंट समझेंगे ना अच्छे से, यानी कि आप बैंक जा रहे हैं, आपसे कह रहे हो कि यार लोन ले लो, 1% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अभी जाओगे, अभी अभी कल जाके देखो, आपसे HDFC, SBI, PNB आपको पहले तो देंगे ही नहीं, आपसे कहेंगे कि यार चलो कुछ तो कोलेट्रल दो। तो इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन का वॉशिंगटन कंसेंसस था कि इस तरह की फॉलो करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी। पर 2008 में इतना बड़ा सब प्राइम क्राइसिस देखने को मिला, वॉशिंगटन जो कंसेंसस के आइडिया पे चल रहे थे वो फेल हो गया। ठीक है, वो फेल हो गया। अब दूसरे कंसेंसस भी देख लेते हैं। चाइना, कोविड-19 के टाइम में अगर बात करूं तो एक ही कंट्री थी जिसने पॉजिटिव ग्रोथ करी। सोचो, पूरे दुनिया भर में एक ही कंट्री थी जिसने पॉजिटिव ग्रोथ शो की, वो है अपनी चाइना। तो चाइना में चलता है बीजिंग कंसेंसस। तो इकोनॉमिक राइज चाइना के बारे में उसको कोई झुटला नहीं सकता। चाइना से हमें सीखना चाहिए। 1980s के दौरान पे चाइना को कोई ज़रूरत नहीं है उसको जो है इंट्रोड्यूस करने की। ये कंसेंसस दिया था जोशुआ कोपर रेमो ने 2004 में। ओके, दिस रिफर्स टू द पॉलिसीज विच वर फॉलोड बाय देंग जियोपिंग सिंस 1976 द ईयर माओ जेडोंग डाइड। जब माओ जेडोंग मरे थे उसी ईयर में ये पॉलिसी देंग जियोपिंग ने फॉलो की थी चाइना में। और इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए चाइना कितना ज़्यादा बड़ा आप सबको पता है, मिलीनियर बिलीनियर सब वहीं पर हैं। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंट करते रहो, इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाते रहो, ये सब चीज़ें इसकी प्रिंसिपल थी और इसी के बेसिस पर चलाइए। उसके बाद जो बीजिंग कंसेंसस था उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म भी देखने को मिला, यानी कि चाइना फर्स्ट। ठीक है, ज़्यादा लोगों को जॉब ना देना, चाइना के लोगों पे ही ज़्यादा फोकस करना, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद सैंटियागो कंसेंसस क्या था, ये किसने फॉलो किया था, फॉरवर्ड किया था बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट जेम्स डी वुल्फनोस ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कंसेंसस था और जनरली इसका ये था कि इस पर सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ नहीं बल्कि समाज का भी ग्रोथ होना चाहिए, ये इन्होंने इंश्योर किया। ठीक है, अब आप कहोगे यार सर आपने कंसेंसस बता दिए, एक्चुअल में है क्या। बहुत कुछ नहीं है यार, फॉलो है। जैसे मैं कहूँगा किसी एक बंदे ने, एक्स बंदा है, उसने कुछ बोल दिया कि आप ये फॉलो कीजिए तो आपकी ज़्यादा इकोनॉमी, ज़्यादा पैसा आएगा, वही चीज़ें हैं। तो वॉशिंगटन कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस क्या होगा, ये किससे जुड़ा है, तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, आई थिंक ये भी आपको कंप्लीट हो गया है। नाउ अब बात करते हैं अपनी नेशनल इनकम की। अब देखिए, नेशनल इनकम, इससे पहले जीडीपी आने से पहले नेशनल इनकम को मीज़र कैसे किया जाता था, और बाद में तो अभी आपको पता है जीडीपी वगैरह का कॉन्सेप्ट है, और बोलते हैं कि आपकी भारत की जीडीपी कितनी है, चाइना की जीडीपी कितनी है, इसके बारे में बात की जाती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम नेशनल इनकम में। अब नेशनल इनकम याद रखो, सबसे पहले जीडीपी का, जो जीडीपी के बेसिस पर आप नेशनल इनकम बता सकते हो, बट जीडीपी का जो आइडिया था वो किसने दिया, सबसे बड़ी बात आती है। ये आइडिया यूएस के इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट या क्यूनेट ने दिया था 1934 में। और बहुत सारी जो मेथड है कंट्री की इनकम को पहचानने के लिए की जाती है, चाहे वो घरेलू है या नेशनल लेवल पे है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रॉस एंड नेट फॉर्म्स आते हैं। 4 कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको आपको समझाऊंगा एक वाइट बोर्ड में। आप कहोगे सर वाइट बोर्ड कहाँ से लाओगे। ठीक है, दो पढ़े हैं यार वाइट बोर्ड, पर उसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पॉलिटी के लेक्चर मैंने वाइट बोर्ड में किए थे। ठीक है, चलो ये तो जोक हो गया। अब मैं वाइट बोर्ड थोड़ा सा इसी का यूज़ करूँगा। जीडीपी अच्छे से समझेंगे, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम कैसे पता करेंगे किसी एक कंट्री की। जीडीपी क्या होता है, बहुत सिंपल है। किसी एक देश में जो टोटल वैल्यू होती है ना, फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की,
और एक साल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बनाए जा रहे हैं तो उसे जीडीपी कहते हैं। यानी कि भारत है सपोज ये, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, भारत का जो मैप है मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ बट अभी इस बेसिस पर, ठीक है, वैसे ड्राइंग में बहुत अच्छा बना लूँगा मैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा छोटी स्क्रीन है तो मैं ये बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये भारत का मैप है सपोज, ठीक है, हमारा प्यारा भारत हो गया। फिर इसके अंदर एक साल के अंदर जितनी भी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, सपोज कितने लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूज है, तो उसी को हम कहेंगे जीडीपी है। ओके, जनरली भारत के लिए कैलेंडर ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये भी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये कैलेंडर ईयर होता है भारत के लिए, ठीक है, जहाँ पर ये कैलकुलेट की जाती है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और ये याद रखो, जीडीपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मिस्टर साइमन ने दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। जनरली जीडीपी को, ये तो हो गया, ये तो सिंपल वे में मैंने बता दिया कि विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में भारत के अंदर जितने भी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की उसे जीडीपी कहेंगे। जीडीपी किसी और तरीके से भी मापी जाती है, जैसे मैं बोलूँगा आप लोग जितना कंज्यूम कर रहे हो, जितना खाना खा रहे हो, ये सब चीज़ें फाइनल गुड्स ही तो है ना। तो जीडीपी का ऑल्टरनेट तरीके से कैलकुलेट करना ये भी होता है नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आपने जितना खर्चा किया, सरकार ने जितना खर्चा किया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ये सब इंक्लूड होती है, प्लस एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री से बाहर कितना सामान जा रहा है, प्लस हम कितना मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो दो ही चीज़ें हैं। तो जो मैंने ये जीडीपी थ्योरी के बेसिस पे बताया ना, जितनी वैल्यू है उसी को अल्टरनेट तरीके से ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आपने कुछ चावल खाया, आपने जैम खाया, ये सब चीज़ें हैं, प्लस आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस कितनी सरकार की स्पेंडिंग है, प्लस कितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इन सबको भी गिनोगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो जीडीपी को ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब जीडीपी के जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, बट जो मैं प्रीलिम्स की कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये समझोगे, पर एनम परसेंटेज चेंज के बारे में बात की जाती है, ठीक है, ग्रोथ रेट के बारे में बात की जाती है, पर एनम परसेंटेज चेंज, यानी कि सपोज किसी देश की जीडीपी 107 रुपये है, ठीक है, जो कि पिछले साल से 7 रुपये ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा 7% की ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है। तो जीडीपी को ऐसे बताते हैं, तो इसी को कहते हैं पर एनम परसेंटेज चेंज। मैं कहूँगा सपोज 2020 में जीडीपी थी 100 रुपये, अभी हो चुकी है 107 रुपये, तो मैं कहूँगा परसेंटेज चेंज कितना है, 7% की ग्रोथ रेट में बढ़ी है, ठीक है। जीडीपी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अब जीडीपी आप कहोगे यार कि जीडीपी हमारी 1 लाख करोड़ की है, 1 लाख करोड़ की है, तो मैं ये कहूँगा कि यार जो गाड़ी है ना, जो आपने गाड़ी बनाई, सपोज आपने कार बनाई, मैं कहूँगा कार जो है यार वो लकड़ी की बना दी आपने, मतलब क्वालिटी से मतलब नहीं है, ठीक है, क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है एक, याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार बना दी, उससे जीडीपी तो आपकी बड़ी दिखने लगी, बट क्वालिटी नहीं बता पाई। मैं कहूँगा यार मेरे पास तो फाइबर की कार है, मेरे पास तो स्टील की कार है, और एक के पास लकड़ी की कार है, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। तो ये एक क्वांटिटी कॉन्सेप्ट है, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना। को कहेगा जीडीपी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है या क्वांटिटेटिव, तो आपको कहना है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है हमारा जीडीपी, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, आपके मन में ये डाउट होगा या प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आता है, जीडीपी की, किसी एक देश की जीडीपी रैंक कौन करता है भाई साहब, ऐसा है कौन, खुद पीएम मोदी करते हैं क्या? नहीं, जीडीपी जो रैंक करती है किसी भी देश की वो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप कहोगे आईएमएफ क्या है, मैं कहूँगा आईएमएफ की वीडियो पीआर पब्लिकेशन में मैंने ही बनाई है, तो आप उसको देख लो, ठीक है। आईएमएफ रैंक करता है किसी भी एक कंट्री को परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, पीपीपी के बेसिस पे। अभी ये फैक्ट मैं सभी धीरे धीरे बताऊंगा बाद में क्या होते हैं, अभी पूरा इकोनॉमिक्स में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी बस ये जान लो जीडीपी क्या है, ज़्यादा उस पर रिसर्च आपको नहीं करनी। तो अभी के बेसिस पे इंडिया की जीडीपी अभी 3rd लार्जेस्ट है पूरे विश्व में, पीपीपी के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, ठीक है। बट जब यही चीज़ मैं कहूँगा डॉलर के मुताबिक, जब आप डॉलर एक्सचेंज करते हो, मैं कहूँगा $1 इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे 70 रुपये सर या 73 रुपये सर, ठीक है।
तो जब हम चेंज कर देते हैं ना, जब हम एक्सचेंज कर देते हैं अपने पूरा जितना वैल्यू है, ठीक है, तब उस हिसाब से हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, ठीक है। सिर्फ पीपीपी के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे थर्ड नंबर पे है। बट जब हम अपना एक्सचेंज रेट देखते हैं ना, रुपी डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट देखते हैं, तब उसके बेसिस पर हमारा जो जीडीपी होता है वो फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, ठीक है। उस हिसाब से कम ही होगा क्योंकि हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो कम है डॉलर के मुताबिक, ठीक है। तो दो फैक्ट हमें याद करने हैं, पीपीपी के बेसिस पर थर्ड लार्जेस्ट है, तो जनरली इस पर ऐसा एक्सचेंज रेट नहीं होता, उसको अकाउंट पर नहीं लिया जाता। प्रोडक्टिविटी किस कंट्री की कितनी है, तो थर्ड, वैसे तो पीपीपी के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे थर्ड लार्जेस्ट है, बट हम एक्सचेंज डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट लगा देते हैं तो इसके बेसिस पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जीडीपी आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बट अब बात करते हैं, कभी भी देखो किसी जगह पर कोई फैक्ट्री मान के चलो, फैक्ट्री मान के चलो, ठीक है, फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई जा रही है, सपोज लोहे की कोई चीज़ है, कार बनाई जा रही है, चलो एक फैक्ट्री नहीं, आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा आपकी बाइक है, आपने कुछ बाइक खरीदी, ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी रिसेंटली एक बाइक खरीदी है R15, ठीक है। तो अब सपोज वो बाइक है, उस बाइक में तेल लग रहा है, चलो तेल उसको इंजन चलाने के लिए चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। बट मान के चलो 1-2 साल में या 1 साल में उसकी सर्विसिंग चाहिए है, 1 मंथ के अंदर, ठीक है, या 1000 किलोमीटर के अंदर, तो ये सब डेप्रिसिएशन में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहूँगा यार बाइक तो फाइनल गुड्स की तरह आ गई, बाइक मैंने खरीदी, ये मेरा जो है स्पेंड हो गया, ठीक है, ये जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है, जो मैंने बाइक खरीदी है तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है। बट एनडीपी क्या होता है फिर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, एनडीपी क्या है, तो मैं ये कहूँगा जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हो तो उसी को एनडीपी कहते हैं। मतलब नेट का मतलब वही होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, डेप्रिसिएशन होता है, वियर एंड टियर होता है, जितना भी खर्चा लग रहा है बाइक में। बाइक की प्राइस सपोज 2 लाख है, ठीक है, बाइक की प्राइस सपोज 2 लाख है, और उसके बेसिस पे मेरा 10 साल का मान, और हर एक कंट्री का डेप्रिसिएशन प्राइस अलग होता है, ठीक है, अगर मैं अभी बताऊंगा आपको तब और अच्छे से समझोगे। सपोज 10 साल में जो बाइक है उसको 50,000 की ज़रूरत है, ठीक है, 50,000 10 सालों में, ठीक है, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल के अंदर 50,000 रुपये का वेयर एंड टियर में खर्च हो जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा ही होता है जनरली, ठीक है, जब आप कोई ऐसे व्हीकल्स लेते हो तो वही चीज़ इंक्लूड कर दोगे तो एनडीपी में कहूँगा कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तब आपको एनडीपी मिल जाता है, एनडीपी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ याद रखना, मैंने बोला जो डेप्रिसिएशन है हर एक कंट्री, यूएसए में अलग रेट होगा, भारत में अलग रेट होगा, डिसाइड कर लेते हैं ना कि बाइक का डेप्रिसिएशन 10 साल का 50,000 है सपोज, ठीक है, और ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप पूरे जब भी कैलकुलेट करते हैं ना एनडीपी, तो हर जगह यही कैलकुलेशन होता है। अब आपको यार कैलकुलेशन करती कौन सी मिनिस्ट्री है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, कुछ भी कर लो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब तक आप रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं, फिर डिमोटिवेट होते हैं, कहते हैं कि अरे यार मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, ठीक है। यार वो 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है, यूपीएससी के लिए नहीं बनाई गई है, ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, माइंड में अपना ये चीज़ कंफर्म कर लो कि रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो डेप्रिसिएशन कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारी डेप्रिसिएशन डिसाइड करती है और एक लिस्ट पब्लिश कर देती है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमारा जो है डेप्रिसिएशन डिसाइड होता है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, आप कहोगे वाह वाह क्या बता दिया कॉन्सेप्ट, ये तो हमारे किसी सर ने नहीं बताया था, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पर एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको डेप्रिसिएशन आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी तो आपको नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये चीज़ें आपको रेफरेंस बुक में ही मिलती हैं जनरली। ओके, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया कि ये भी नई चीज़ है, ठीक है, ये भी जनरली बहुत हद तक रेयरली आपको एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसाइड करती है और लिस्ट पब्लिश करती है। सपोज एक एग्जांपल है कि यार बाइक का डेप्रिसिएशन इन्होंने बोल दिया है 50,000 है 10 साल के लिए,
ठीक है, तो उसको माइनस करके जीडीपी निकाली जाती है, एनडीपी निकाली जाती है, ठीक है, जीडीपी में से। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, ये देखो एक और चीज़ बहुत है। डेप्रिशिएशन को आप कैसे समझोगे, जो हमारी सपोज $1 इक्वल टू अभी 70 रुपये है मान के चलो, बट 1 साल बाद $1 इक्वल टू हो जाता है 80 रुपये। मैं कहूँगा कि जो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि रुपये है, अगर उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है या डॉलर के मुताबिक गिर रही है, तो उसे भी एक्सटर्नल सेक्टर में आप डेप्रिशिएशन में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा। तो डेप्रिशिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी अगर आपको देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, डायरेक्ट पूछना, बड़े बड़े जो यूपीएससी के खिलाड़ी होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछना कि अगर हमारी जो करेंसी है डॉलर के मुताबिक गिर जाती है, तो वो भी डेप्रिशिएशन का टर्म आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हो, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स फॉलोइंग मार्केट मैकेनिज्म इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के मुताबिक हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी अगर कम हो जाती है उसकी वैल्यू, तो वो भी डेप्रिशिएशन में होता है, या इस सिचुएशन को आप डेप्रिशिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी कहोगे, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिशिएशन कहोगे। बाइक की डेप्रिशिएशन क्या कहोगे, जो वेयर एंड टियर लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एनडीपी का मतलब क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखो, हमेशा एक चीज याद रखो, जो एनडीपी होगी हमेशा जीडीपी से कम होगी, ठीक है, हमेशा एनडीपी जीडीपी से कम होगी, ठीक है। सिंस डेप्रिशिएशन कभी ऐसा नहीं होगा ना, जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो यार वेयर टेयर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कोई बोलेगा प्रीलिम्स का फैक्ट, हमेशा एनडीपी, एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब इसको अच्छे से समझा देता हूँ। और ये देखो आ चुका है डिजिटल वाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहूँगा एक कॉन्सेप्ट, एनडीपी, एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन और लोअर देन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी से ही डेप्रिशिएशन कुछ माइनस करोगे तभी तो एनडीपी निकलेगा। अगर जीडीपी 1 लाख है तो पक्का एनडीपी 80,000 तक होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। अब बात आती है यार हम जीडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका भी थोड़ा सा मसला है भाई साहब। तो आप कहोगे क्या मसला है, इससे तो एग्जैक्ट डेप्रिशिएशन हमारा बाइक थोड़ा सा वेयर टियर खाती है, तो एनडीपी क्यों नहीं कैलकुलेट करते हम। तो इसका कुछ मसला ऐसा है कि यार एनडीपी कंपैरिजन के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अलग अलग यूएसए में मैं कहूँगा 10 साल का बाइक का डेप्रिशिएशन, वहाँ रोडें अच्छी हैं, खड्डे नहीं हैं रोड में, रोड सफा चट क्लीन है, पूरी मस्त चल रही है बाइक, लोग टेढ़ा घुटना छिल के जा रही हैं, मतलब जो होते हैं ना जो मोटर बाइकर होते हैं, घुटना छिल छिल के वो चलाते हैं पूरा, आपको गेयर वेयर पता ही है आपको, ठीक है, पूरा मोड़ देते हैं, जो मुझे तो डर लगती है अगर कोई चलाता है, ठीक है। तो पीछे बैठ के वो डायरेक्टली अपने घुटने पूरे मोड़ के पूरा रोड से टच होके चिंगारी निकालते हुए चलते हैं, रोड ही अच्छी है। तो वहाँ का 10 साल का डेप्रिशिएशन उनका सिर्फ आता है 10,000 रुपये। बट हमारे भारत में चलाने चलो, जैसे ही मोड़ आया अगर घुटने हैं तो घुटने पूरे गड्ढे के अंदर चले जाएंगे आपके, घुटने की जो वो कटोरी नहीं होती वो निकल जाएगी आपकी, ठीक है, बोला करते हैं। तो इसलिए हमारे 10 साल का जो डेप्रिशिएशन है वो 50,000 आता है। कटोरी तो निकलती है घुटने की, आपकी जो बाइक के हैंडल हैं वो भी पूरे डैमेज हो जाते हैं, तो अब उसमें तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार भारत में और यूएसए में डेप्रिशिएशन के अपने अलग मतलब होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है। तो इसलिए यार डेप्रिशिएशन हर एक देश अपना अलग अलग बेसिस पर अपना अलग अलग कैलकुलेशन होता है, इतने सारे देश हैं। तो इसलिए भारत एनडीपी के बेसिस पे, हम एनडीपी के बेसिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह यार कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, इस बेसिस पर नहीं बता पाओगे ना कि यार यूएस की एनडीपी ज़्यादा है भारत की कम है, इस बेसिस पर होगा ही नहीं, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अलग है, वहाँ की रोडें अलग है, सड़कें अलग हैं, डेप्रिशिएशन में अलग काम आता है, यहाँ पर डेप्रिशिएशन में अलग काम आता है, इसलिए एनडीपी को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। जीडीपी में जब आप एब्रॉड की इनकम ऐड कर दोगे तो उसे जीएनपी कहते हैं, बहुत सिंपल से यार, जीडीपी समझे ना आप, जीडीपी से ही अब अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वही निकल के आ रहे हैं। जब जीडीपी में आप एब्रॉड की इनकम ऐड कर दोगे तो उसे जीएनपी कहते हैं। अब आप कहोगे यार
अब्रॉड की इनकम कौन कौन सी होती है यार? भारत के देश के बाहर से इनकम कैसे मिलेगी हमको? मैं कहूँगा मिलेगी। आपका ताऊ और चचा का लड़का गया है ना, कनाडा गया है अपना, तो वहाँ से प्राइवेट रेमिटेंस भेजता है, पैसे भेजता है अपने जो है माँ बाप को, ठीक है? तो उसे कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। बट ऐसा नहीं है कि हमारे ही बंदे कनाडा में जाके वहाँ से पैसे भेज रहे हैं। कनाडा का बंदा भारत आ रहा है, भारत में मस्त कंपनी में काम कर रहा है, वो भी भेज रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं प्राइवेट रेमिटेंस वाली, ठीक है? बट मैं कहूँ कि यार 1990 तक तो हमारा जो प्राइवेट रेमिटेंस था बहुत तगड़ा आता था। गल्फ कंट्री में लोग जाते थे, खूब पैसा कमाते थे, खूब भेजते थे भारत में। गल्फ वॉर हुई, गल्फ वॉर होने के बाद बहुत सारे भारतीय को हमारे अपने भारत ही लौटना पड़ा। बट उसके बाद जो एज पर द वर्ल्ड 2019 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, इंडिया रिमेन वर्ल्ड का टॉप रेमिटेंस आता है यूएस के बेसिस पे, ठीक है? $80 बिलियन फॉलोड बाय यूएस, चाइना 67 बिलियन, मैक्सिको 34 बिलियन, ठीक है? कहाँ से आया? यूएस से आया, चाइना से आया, ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक के 2019 की रिपोर्ट के बेसिस पर अभी भी हमको अच्छा खासा पैसा आ रहा है, यानी कि हमारे लोग मस्त पैसा कमा के अपना यहाँ भेज दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको? जीएनपी बता रहा हूँ, मतलब जीडीपी में, जीडीपी तो आपको समझ में आई होगी, उस पर जो अब्रॉड की इनकम आती है ना, तो उसे जीएनपी कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें? आपको भी एक पैसा तो चलो ठीक हो गया, बाहर से हमारा रेमिटेंस के बेसिस पर आ गया, अपना कनाडा वाला भाई पैसा भेज रहा है हमको। मैं कहूँगा एक्सटर्नल लोन भी तो होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोन भी देते हैं, तो बैलेंस ऑफ इनफ्लो मनी लैंड हम कभी करते हैं। कभी एक तो ये होता है कि जैसे मैं, भारत सरकार मालदीव्स को लोन दे दे, श्रीलंका को लोन दे दे, लोन चुकाने में इंटरेस्ट चुकाती है, तो उससे भी पैसा आता है। बट जनरली हम पैसा लेते ही हैं, हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, तो इंडिया हमेशा नेगेटिव इकोनॉमी में नेट बोरोवर होता ही है, ठीक है? कभी इससे पैसे ले लिए, कभी उससे पैसे ले लिए। तीसरा, हमारे पास पैसा एक्सटर्नल ग्रांट भी आती हैं कि भाई साहब कभी यूनाइटेड नेशन खुश हो जाए और यूएनडीपी खुश हो जाए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम खुश हो जाए, हमको कुछ ग्रांट दे दी कि चलो चलो अपने ये जो गरीब बच्चे हैं उनको चलो अमीर बनाओ, ठीक है? इसके लिए ग्रांट भी दे देती है, तो इससे भी पैसा आता है। बट एट द एंड में यही कहना चाहता हूँ, ओवरऑल जितनी भी, चाहे प्राइवेट रेमिटेंस को गिनो, जो एक्सटर्नल लोन्स को गिनो, इन सब को जब भी गिनोगे ना, हमारी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में ही आती है, ठीक है? हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोन ही, हम लोन खुद से लिए रहते हैं, भारत के पास लोन है, मतलब कर्ज में है हम। इन इंडिया केस इट इज़ ऑलवेज बिन नेगेटिव ड्यू टू हैवी आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड डेफिशिएट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स। जो हमें यूएसए ने लोन दिया, चाइना ने लोन दिया, हम उसको ही चुकाने में रहते हैं, ट्रेड डेफिशिएट रहता है आपका, ठीक है? यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव रहता है। तो नॉर्मल अगर फॉर्मूला देखो जीएनपी का, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बट हमेशा याद रखना जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। अब देखो फिर से बताता हूँ, प्रीलिम्स के फैक्ट बता रहा हूँ मैं, गांठ बांध लो, इसको ऐसा ही आएगा। जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, ठीक है? अब आपको यार जीडीपी में तो इनकम अब्रॉड की जुड़ जाती है, मैंने कहा यार लोन ही इतने ले लेते हैं तो नेगेटिव तो आना ही है, जीडीपी भी जीरो से नेगेटिव में चले जाएगी, ये होता है जीएनपी। तो पहला हमने क्या किया, एनडीपी इज लोअर देन जीडीपी। अब मैंने कहा जीएनपी भी लोअर देन जीडीपी, ठीक है? इसके पीछे रीजन भी दे दिया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अब जीएनपी के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं कहूँगा जनरली ये क्वांटिटेटिव भी एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बताता है। आप कहोगे कैसे यार? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे बढ़ाता है? लोन लेना, ये सब चीज़ें हम तभी करते हैं जब हमारे पास इकोनॉमी वीक है ना? तो जीएनपी इसलिए हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बताता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी बताता है, ठीक है? दूसरा ये भी बताता है कि यार किस देश में कितना प्रोडक्शन होता है, बिहेवियर क्या है, पैटर्न, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी शामिल है ना, कि हम किसी को गेहूं बेच रहे हैं, वो हमको तेल दे रहा है, तो इससे किसी कंट्री का बिहेवियर और पैटर्न भी पता चल जाता है कि उसकी जगह क्या ज़्यादा बनाया जा रहा है। ब्रेड हमारे यहाँ ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा, अगर कभी पूछा जाए ना इनमें से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, इनमें से कौन ये बताता है कि आपको कि हम आउटसाइड के वर्ल्ड से हम किस कंट्री में कितना डिपेंड हैं, ये आपको जीएनपी ही बताता है,
ठीक है, ये याद रखना, जीएनपी ही आपको बताता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो वही है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है यार, जो जीएनपी में हमने पढ़ा ना उसको डेप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे तो उसे एनएनपी कहेंगे। उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने जीडीपी पढ़ा था, जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जीएनपी पढ़ा था, जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा नेट। तो जब भी नेट आ गया किसी के सामने तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन जो वियर एंड टियर है उसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। और जनरली एनएनपी के बारे में थोड़ा अच्छी बताऊं तो एनएनपी एक प्योरेस्ट फॉर्म है इनकम नेशन का। एग्जैक्ट चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि उसमें इनकम ऑफ अब्रॉड भी जुड़ी है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो प्रीलिम्स के लिए, देखो जब भी हम एनएनपी को डिवाइड करते हैं ना अपनी पूरी पॉपुलेशन से तो उसे पर कैपिटा इनकम भी निकलती है। तो कोई कहेगा प्रीलिम्स में जब हम जीडीपी से पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तब पर कैपिटा इनकम निकलेगी क्या? आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर होगा जब हम एनएनपी से यानी कि नेट नेशनल जो होगा उससे हम माइनस करेंगे अपनी टोटल पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, तो उसे पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम यानी कि एक आदमी कितना कमा रहा है उससे पता चल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखो, जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतना कम पीसीआई होगा। ठीक है, ये याद रखना, जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतना ज़्यादा पीसीआई, उतना कम पीसीआई होगा पर कैपिटा इनकम, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया तो यार एनएनपी भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बहुत सारे आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उतना ज़्यादा घोलमोल माइंड में घचपच नहीं हो रहा होगा, आपको पूरी अच्छे से जा रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा। ओके, तो आई थिंक मैंने ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है यार, और इस पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, बेस ईयर भी होता है। ठीक है, कि नेशनल अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर होता है। जैसे मैं कहूँगा 2011 के कंपैरिजन में अभी की जीडीपी कितनी है 2020 में। ठीक है, तो उसे बेस ईयर कहते हैं। तो बेस ईयर मेथडोलॉजी जो होता है वो रिवाइज करता है हमेशा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कब रिवाइज की थी? 2015 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कितना है, पर अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इतना कॉन्सेप्ट समझ गए, अब कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम समझ लेते हैं। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट बहुत सिंपल है, किसान ने जितना पैसा लगाया कॉस्ट वही होता है, फैक्टर कॉस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमी की इनकम कितनी होती है, तो वो दो टाइप में डिवाइड है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? यानी कि एक किसान है, उसने सपोज खेती करी, खेती करने में उसको 100 रुपये लग गए। ठीक है, उसके बाद वो बेचने गया वगैरह वगैरह, किसान ने उसको सब्सिडी भी दी थी और किसान को थोड़ा सा टैक्स भी पड़ा सपोज, तो उसे कहते हैं मार्केट कॉस्ट। ठीक है, जब किसान के जो प्रोडक्शन में टैक्स माइनस सब्सिडी जुड़ जाए तो उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। इंडिया ऑफिशियली यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इंडिया ऑफिशियली किसको यूज़ करती है? एट ए फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, बट आगे सुनो, अभी की प्रेजेंट की सुनो, दैट द डाटा मार्केट कॉस्ट वॉज ऑल्सो रिलीज विच वर यूज फॉर अदर पर्पजेज। ठीक है, बट सिंस जनवरी 2015 से देखो हम क्या यूज़ करते हैं। सिंस 2015 से हम CSO ने जो मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना शुरू किया गया। ठीक है, जो कि एक्चुअल में बताता है। फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया? फैक्टर कॉस्ट मतलब जैसे किसान 100 रुपये में कोई फसल उगा रहा है, अब उसको बेचने जा रहा है जैम वैम बना के, तो जो भी सब्सिडी मिली होगी किसान को वो माइनस कर देंगे, प्लस जितना टैक्स देना है उसको कर देंगे। ठीक है, टैक्स माइनस सब्सिडी को प्लस कर देंगे। अब जितना भी चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो जब से GST इम्प्लीमेंट की है तब से मार्केट प्राइस और ज़्यादा इजी रह गया है कैलकुलेट करना। ठीक है, दूसरा एक प्राइस होता है। हमने कॉस्ट तो देख लिया, कॉस्ट में एक फैक्टर कॉस्ट देख लिया, एक मार्केट कॉस्ट देख लिया। अब प्राइस दो टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस होता है, एक करंट प्राइस होता है। हम देखो जो इन्फ्लेशन होता है ना वो हम बेस ईयर के बेसिस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसे कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। यानी कि 2011 में अगर किसी चीज़ की वैल्यू अगर 100 रुपये है और 2020 में उसी चीज़ की वैल्यू 200 रुपये है, तो मैं कहूँगा
एट ए कांस्टेंट प्राइस 200 रुपये महंगा है, मतलब 100 रुपये की महंगाई है। बट कुछ जो होता है प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पे, कि अभी के बेसिस पे सर्कमस्टांसेस अलग चल रहे हैं, शेयर मार्केट ऊपर नीचे घटा है, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे होता है करंट प्राइस में। करंट प्राइस जनरली एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो लिखा रहता है जो उसमें की कंडीशन के बेसिस पर होता है। अब थोड़ा सा रिवाइड मेथड बता देता हूँ। सीएसओ ने 2015 में रिवाइज डाटा बताया, जैसे बेस ईयर को रिवाइज कर दिया, पहले 2004 था, अब 2011-12 कर दिया। किसकी रिकमेंडेशन के अनुसार? रिकमेंडेशन दी थी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने, ठीक है, जिसने रिवाइज किया था, उसने ये बोला था कि हर 5 साल में इसको रिवाइज करेंगे। दूसरा, नेशनल अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, SNA, ठीक है। इसके थ्रू पर नेशनल अकाउंट जो है मापने लगे थे 2008 में, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है ये। कौन सा? SNA, ठीक है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। ओके, उसके बाद मेजर चेंजेस देखेंगे तो सबसे पहले जो GDP है कांस्टेंट मार्केट प्राइस में वो कैलकुलेट करने लगे थे, ठीक है, और अभी भी कैलकुलेट की जाती है 2011 और 2012 के बेसिस पे। सेक्टर वाइज एस्टिमेट भी निकाला जाने लगा था GVA का, बेसिक प्राइस के बेसिस पे, बेसिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। और ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें डीप चार्टेड अकाउंटेंट का पेपर नहीं देना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, एक टर्म बता देता हूँ, प्रोडक्शन टैक्सेस या प्रोडक्शन सब्सिडीज़, ये क्या होती हैं? बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड विद रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये चीज़ याद रखना। ये देखो, कोई कहेगा प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं? ये या तो आप रिसीव करोगे या पे करोगे, और ये इंडिपेंडेंट होती हैं वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सपोज आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, आपने ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन के जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सेम रहेगी ना, चाहे आप कितना ही उसमें खेती करो, क्या करो, कितना भी आपने लिया है, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू, स्टैंप है, स्टैंप अगर 10 रुपये की तो 10 रुपये की होगी, तो उसे प्रोडक्शन टैक्स कहेंगे। तो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के इंडिपेंडेंट रहती है प्रोडक्शन टैक्सेस या सब्सिडीज, ठीक है। प्रोडक्शन सब्सिडीज जैसे क्या होती है? सब्सिडीज रेलवेज को दी जाती है, ठीक है, फार्मर को दी जाती है, छोटे छोटे गाँव को दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं। चाहे आप 500 करोड़ की इंडस्ट्री क्यों ना सेटअप करो, इनिशियल में तो सब्सिडी सेम ही मिलेगी ना। तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक्साइज, सेल्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप होटल में जाते हैं, सपोज एक एग्जांपल और देता हूँ, आप होटल में जाते हैं, आप ऑमलेट मंगाते हैं, आप 5 स्टार होटल पर जाते हैं, आप चिकन मंगाते हैं, दोनों का देखना जो सर्विस टैक्स है वो सेम लगेगा, कि आपके पास ऑर्डर देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑमलेट खाएं तो अलग लगेगा, वो खाएं तो अलग लगेगा, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, बस खाना खाने का जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस टैक्स 5 रुपये है सपोज, ठीक है। चाहे आप कुछ भी मंगा लो, ऐसा नहीं कि यार आपने बड़ा सा 1 किलो मंगा लिया, 2 किलो खाना, सर्विस टैक्स बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बताते हैं जीवी और जीडीपी में कंपैरिजन थोड़ा सा। अब हमारे जो इकोनॉमी होती है ना, 2 मेन टाइप से कैलकुलेट की जाती है या एस्टिमेट की जाती है। एक होता है डिमांड साइड से, एक होता है सप्लाई साइड से, ठीक है। सप्लाई साइड से होता क्या है? जैसे किसान है, सपोज किसान या मैन्युफैक्चरर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा? वो एडिशन करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा सप्लाई साइड से, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस में एडिशन करेगा, तो उसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। यानी कि जैसे किसान ने सपोज दिया किसी एक बिजनेसमैन को अपना सेब दिया, ठीक है, सेब से क्या बन गया? जैम बन गया, और जैम में एडिशन ही तो किया ना। ये सेब आ रहा है 10 रुपये का, इसमें एडिशन किया मैन्युफैक्चरर ने, बिजनेसमैन ने, जैम बेच रहा है वो 100 रुपये का, तो देखो कितना 90 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। तो एक्चुअल में अभी हम जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसे सप्लाई साइड वाली के बेसिस पर जीवीए हम कहेंगे, ठीक है। डिमांड साइड के बेसिस पर हम जीडीपी कहते हैं।
अब जीडीपी कैसे कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैम को कितना खरीदने में 100 ही रुपये तो दे रहे हैं, यहाँ पर भी जीवीए में 100 रुपये लगता है, यहाँ भी 100 रुपये लगेगा, ठीक है। बट ये जीडीपी कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए फ़ायदा रहता है। जनरली जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए एडेड विद द नेट टैक्सेस, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज आप करोगे तो जीडीपी के बराबर आएगा। तो जीडीपी क्या बोलोगे, जीडीपी बराबर जीवीए, पर जीवीए में आप क्या करोगे, टैक्स माइनस सब्सिडीज कर लोगे तो उसे जीडीपी कहेंगे, ठीक है। इसका भी आपको फॉर्मूला पता चल गया फिर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। आप कहेंगे यार सर ने कितना पढ़ा दिया, बट ये डिमांड थी पहले चैप्टर की, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, फिक्स्ड बेस्ड टू चेन बेस्ड मेथड, फिक्स्ड बेस्ड टू चेन बेस मेथड। अब ये क्या होता है, अब सबसे बड़ी बात है फिक्स्ड बेस्ड टू चेन बेस मेथड। अब देखो दो चीजें हैं, गवर्नमेंट कभी चेन बेस मेथड यूज करती है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, कभी फिक्स्ड बेस मेथड यूज करती है। बट नई मेथड में जो चेन बेस मेथड होती है, नई मेथड में बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं जिनको हर 5 साल में बदला जाता है। अब देखो एक है चेन बेस मेथड, एक है फिक्स्ड बेस मेथड। बहुत सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए अभी फिक्स्ड बेस मेथड का यूज़ किया जाता है, चेन बेस मेथड का अभी सोच रही है सरकार, ठीक है। फिक्स बेस मेथड का मतलब क्या होता है यार, बहुत सिंपल है कि जो 2011 या 2012 के बेसिस पर चीज़ें चल रही थी, कंडीशन जो चल रही थी उसके बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है जीडीपी, ठीक है। तो उसे फिक्स्ड बेस मेथड कहते हैं। बट चेन बेस मेथड क्या होता है, चेन बेस मेथड वेट असाइन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेज एनुअली, हर साल चीज़ें चेंज होती है ना, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस मोर क्विकली, सो द करंट गिग इकोनॉमी, अभी की इकोनॉमी कैसी होगी आप सबको होता है, ओला उबर के ड्राइवर हैं अभी टेम्पररी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे पहले यार 5 साल पहले थोड़ी ना एग्जिस्ट करते थे चेन बेस मेथड में, गीग इकोनॉमी तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। मोस्ट ऑफ आप वर्कर देखोगे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है। तो एनुअली जो चेन बेस मेथड में एनुअली अपडेट होती है चीज़ें, तो उस बेसिस पर हमें एक्चुअल फिगर्स पता चलते हैं। तो एडवांटेज नई मेथड का या चेन बेस मेथड का यही है कि यार हम स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए हुए हैं ना, जो फास्टर नई नई एक्टिविटी जुड़ रही हैं उनको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। करंट जीडीपी एस्टिमेट जो है बेस ईयर के बेसिस पे 2011 और 2012 के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यानी कि 2011 में सोचो कैलकुलेटर बनाए जा रहे हैं, बट अभी कैलकुलेटर नहीं बनाए जा रहे हैं, तो यार उसको हम खाली ही जो है कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो हम जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर अपनी महंगाई नापते हैं, जिसमें कैलकुलेटर को हालांकि रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ओके। उसके बाद देखो ये अब हमारा लास्ट ही है, फिर ख़त्म करते हैं अपना ये पैरा। उसके बाद एक कमेटी आती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है, जनरली ये इकोनॉमिक डाटा सेट जितने भी डाटा होते हैं ना उसको कलेक्ट करती है, और ये भारत सरकार ने 2019 में ही सेटअप की थी, याद रखना। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स SCES 2019 में भारत सरकार ने ही इसको सेटअप किया था। क्यों सेटअप किया था, बहुत सिंपल है देखो, ताकि ये डाटा सेट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का, एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस का, टाइम यूज सर्वे का, इन सब का डाटा ये कलेक्ट करती है। अब ये क्यों बनाया भारत सरकार को, इसको सेटअप करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि IMF का एक एम था। IMF का क्या है, स्पेशल डाटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड जो IMF का है उस पर भारत सरकार खरी नहीं उतरी। तो उसके बेसिस पर IMF का क्या कहना है, देखो हर एक IMF क्या कहती है हर एक देश से कि मेंबर कंट्रीज़ को ये बोलते हैं कि यार आप ट्रांसपेरेंसी रखो डाटा में, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रखो जिससे आपकी देश का फ़ायदा हो। तो भारत सरकार के पास ऐसी कोई कमेटी थी नहीं और जो पुरानी कमेटी भी थी तो वो डाटा अच्छे से नहीं देती थी। इस वजह से 2019 में भारत को सेटअप करना पड़ा SEES स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, भारत को सेटअप करनी पड़ी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इससे पहले सरकार के पास क्या है, IMF ने एम किया था SDDS को, तो SDDS को ही फेलियर देखने को मिला कि भारत सरकार डाटा अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रही है। तो IMF ने SDDS
कब सेटअप किया था? 1996 में। और जनरली ये 20 कैटेगरीज का डाटा कलेक्ट करती थी, अलग अलग चीज़ों का। नेशनल इनकम है, इंडाइसेस है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है या नहीं, इन सबको कलेक्ट करती थी। और रिपोर्ट भी दी IMF ने। इंडिया डिड शो द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द SDDS। तो IMF के SDDS ने भारत से क्या बोला कि यार आप तो अच्छे से डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और डिले कलेक्ट कर पा रहे हो, कलेक्ट भी करा तो आप सब लोगों को बता नहीं पा रहे हो। नॉट लिस्टिंग डाटा कैटेगरी ऑफ एडवांस रिलीज कैलेंडर है ही नहीं। डाटा नॉट डिसमिनेटेड एट ऑल फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, में कुछ डाटा रिलीज ही नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो इन सब से बचने के लिए भारत सरकार ने ये कमेटी बनाई जो कि डाटा कलेक्शन में काम करेगी, ठीक है, जो कि SDDS के जो प्रोविजन है उसको फॉलो करेगी, जो कि 1996 में सेटअप था, ठीक है। अब इनकम एस्टिमेट कुछ 2019-2020 का है। GDP हमारी थी कितनी? 147.8 लाख करोड़ रुपए एट ए कांस्टेंट प्राइस, जो कि 2011-2012 के बेसिस पे है, ठीक है। और अभी प्रेजेंटली क्या है? नॉमिनल जो करंट के बेसिस पे 204.4 लाख करोड़ रुपए। वैसे यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 147.8 लाख करोड़ रुपए। GVA कितना है? 135.4 लाख करोड़ रुपए सबकी। कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा? हालांकि जो यूनियन बजट थे उस पर कोई मेंशन नहीं है पैंडमिक का, क्योंकि उससे पहले ही रिलीज हो गया था, यूनियन बजट हो या इकोनॉमिक सर्वे हो, ठीक है। और क्या है? NSO, नेशनल इनकम NSO जो है, NSO ने रिलीज किया था, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। RBI SBI की क्या ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो आई थिंक देखो यार, आज का पूरा मैं कहूँगा चैप्टर अच्छा रहा। इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, GDA, GVA, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। सुपर 50 के बैच को ज्वाइन करना है, ऐसे ही क्लासेस आपको सुपर 50 के बैच में मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। 7505134891 इस नंबर पर कॉल करना है और अपनी सीट अवेल करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।